ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका सर्जरी। और सर्जरी से हम स्टार्ट लेते हैं। और इंशाल्लाह आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे आपकी होगी कौन सी, जनरल सर्जरी। ठीक है। जनरल सर्जरी में हम जो है वो आपके सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और साथ साथ मैं आपको डिफरेंट पिक्स वगैरह दिखाता जाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंट फीलिंग्स आए कि आपने जो है वो मतलब कि आप ये जो है वो सर्जन वगैरह बन रहे हो। ठीक है। तो पहले इंशाल्लाह जनरल सर्जरी में, ठीक है, हम क्या आज स्टार्ट करने लगे हैं, वो है आपकी एक तरह से जनरल सर्जरी। ठीक है, क्या है आपकी एक तरह से जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी में जो पहली चीज आपने याद रखनी है वो होती है, कुछ टर्म्स आपने याद रखनी है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट। ठीक है, यानी कि ऐसे इंसिडेंट, यानी कि ऐसी चीजें आपने लेनी है, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आप पेशेंट को मतलब कि उसकी सेफ्टी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इन टर्म्स को आपने सीखना है कि ये टर्म्स क्या क्या है। फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहली टर्म जो आपने सीखनी है वो होता है आपका एक तरह से एडवर्स इवेंट। ठीक है, पहली जो टर्म होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होता है आपका एक तरह से एडवर्स इवेंट। ठीक है, कि आपका एडवर्स इवेंट क्या होता है। देखो, एडवर्स इवेंट, ये सारी चीजें जी आपको पता होनी चाहिए इनमें क्या क्या होता है। आपने कहना है कि जो आपका एडवर्स इवेंट होता है, ये ऐसा इवेंट होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपका पेशेंट होता है उसको कोई ना कोई हार्म होता है। ठीक है, यानी कि ये हम जो है डिस्कस करेंगे, ये कुछ टर्म्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आपने कहना है कि एडवर्स इवेंट से मुराद एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आपका जो पेशेंट होता है उसको कोई ना कोई हार्म जो है वो पहुंच जाता है। एन इवेंट इन विच द हार्म इज अकर टू द पेशेंट। ठीक है, हार्म जो होता है वो पेशेंट को होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्म पेशेंट को कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या है, उसको वैंकोमाइसिन से, ठीक है, क्या उसको एक तरह से वैंकोमाइसिन से क्या है, एलर्जी है। या फिर जो वो पेशेंट है उसकी एक हिस्ट्री थी, तो यार वो जो पेशेंट था उसको जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई ना कोई मसला था, लाइक उसको एस्थमा रहता था या उसको सीओपीडी वगैरह था। ठीक है। तो उसमें दौरान आपने क्या दे दी, उसके दौरान आपने जनाब उसको ओपियोइड्स वगैरह दे दिया। हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो ओपियोइड में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर होती है। ठीक है। या वो पेशेंट क्या है, वो पेशेंट बहुत बच्चा है, लाइक मैंने डिस्कस किया था कि जो न्यू नेट्स होते हैं उनको हम सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देते, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस पेशेंट को या उस बच्चे को सेफ्ट्राइक्सोन दे देते हो। तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है, इन सारी कंडीशन में जो आपका पेशेंट होता है उसको कोई ना कोई हार्म जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है। लाइक अभी जो है वो एक इसमें क्या होगा, अभी क्या होगा कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक एचओ है, ठीक है, उसको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी नहीं आती। ठीक है, उसको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी नहीं आती। तो उसने क्या किया, उसने उसके उससे पूछा भी नहीं कि यार आपको ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, या उसकी जो है वो हिस्ट्री में उसने देखा ही नहीं है कि यार इसको जो है इन इन ड्रग्स से एलर्जी है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जनाब उसको एक वैंकोमाइसिन लगा दी। जैसे उसने उस पेशेंट को वैंकोमाइसिन लगा दी, तो हो सकता है कि यार ये जो पेशेंट है इसकी जो है वो एक हिस्ट्री में ये हो कि ये इस पेशेंट को क्या हो, वैंकोमाइसिन से एलर्जी हो। लेकिन उसने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली, तो उसको क्या हो गया, उसको वैंकोमाइसिन देने से उस पेशेंट को क्या होगी, एलर्जी होगी। एलर्जी देने से आपका जो पेशेंट होगा उसको क्या हो गया, उसको हार्म हो गया। ठीक है, उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंच गया। फिर क्या हुआ, फिर आपका एक पेशेंट आपके पास आया, उसको आपने क्या दे दी, आपने उसको जनाब एक जो है वो पेन किलर दे दी। उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, आपने ओपियोइड्स का यूज किया, हमने पढ़ी थी ओपियोइड्स फार्मा में। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जब वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप जनाब कोई मतलब कि उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेते, आप कुछ जब वो सोचते नहीं हो, तो आप क्या करते हो, आप उसको ओपियोइड्स दे देते हो। तो हो सकता है कि यार ये जो पेशेंट है इसको क्या हो, इस पेशेंट को जो है वो हिस्ट्री हो कि उसको रेस्पिरेटरी कोई मसला हो, लाइक उसको एस्थमा हो, उसको सीओपीडी हो, उसको सांस लेने में पहले ही जो है वो, उसको सांस लेने में पहले ही कोई ना कोई मसला हो। तो आप क्या देते हो, आप उसको ओपियोइड्स दे देते हो। और ओपियोइड्स में आपको पता है कि ये ओपियोइड्स क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक तरह से जो है वो कंप्रेस करते हैं, और आपके रेस्पिरेटरी फेलियर करवा देते हैं। तो इस दौरान में क्या होता है कि ओपियोइड्स देने से आपका जो पेशेंट होगा इसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और इसकी डेथ भी हो सकती है। दूसरा, एक आपके पास बच्चा आता है और न्यू नेट्स होता है, उसको आपको पता है कि उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देते। मैंने आपको बताया था हम उसको सेफोटैक्साम देते हैं, क्योंकि जो सेफ्ट्राई एक्सोन होती है, ये उसको कार्निक टेरस करवा देता है। तो एक जो है वो डॉक्टर था, वो अभी अभी ग्रेजुएट होके गया। तो उसमें क्या हो गया कि उसने प्रॉपर जो है वो, उसको पता ही नहीं था तो सेफ्ट्राइक्सोन बच्चों को देते हैं या नहीं देते। उसने न्यूनेट्स को क्या दे दी, सेफ्ट्राइक्सोन दे दी, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, उसको जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस था या उसका एक तरह बेसल गैंग्लिया था जो हमने पढ़ा था, या उसके उस वो क्या हो गया, वो डैमेज हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो है वो
अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन डिपॉजिट हो गया है, कार्निक टेरस होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स होती हैं ये यानी कि एक एडवर्स इवेंट क्या होता है, आपने कहना है एडवर्स इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको जो है वो कोई ना कोई हार्म पहुंच जाता है बाय द मिस्टेक ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से पेशेंट को हार्म पहुंच जाता है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्स इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो प्रॉपर प्रिवेंट करना है। इस बात के बताने का मकसद क्या है कि फ्यूचर में आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि आपका जो पेशेंट है उसकी प्रॉपर अपनी हिस्ट्री लेनी है, और हिस्ट्री लेने के बाद आप अगर उसकी प्रॉपर हिस्ट्री आप ले चुके हो तो आपने दोबारा से उसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके ऊपर आपने देखना होता है कि वाकई इसको इन इन चीजों से एलर्जी है या इन इन चीजों से इन उन चीजों की ड्रग्स इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो मैंने इसको ये चीजें नहीं देनी। तो ये अपनी हिस्ट्री जो होती है इससे आपको लाजमी और लाजमी पता होना चाहिए। जो दूसरा इवेंट होता है, ठीक है, तो दूसरी मतलब के टर्म आपने समझिए एक नियर मिस इवेंट, ठीक है। जो दूसरी आपने बात समझनी है वो कौन सा होता है, एक नियर मिस इवेंट। देखो एक नियर मिस इवेंट का क्या मतलब होता है। नियर मिस इवेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पेशेंट को हार्म पहुंचने वाला था, पेशेंट को कोई ना कोई नुकसान पहुंचने वाला था, लेकिन टाइमली उसको सेव कर लिया गया, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को कोई ना कोई नुकसान पहुंचने वाला था लेकिन टाइमली जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर लेने की वजह से उसको वहां से बचा लिया गया। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक एचओ है, ठीक है, यानी कि आपकी तरह कोई ना कोई एचओ है, वो अभी अभी ग्रेजुएट होके गया है, तो उसने क्या दे दी, उसने बच्चे को जो है वो सेफ्ट्राइक्सोन अभी देने लगा था, उसने वो क्या कर रहा था, वो जनाब बच्चे को जो न्यू नेट्स को अभी अभी सेफ्ट्राइक्सोन देने लगा था। ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से कोई ना कोई एमओ आ गया या कोई ना कोई प्रोफेसर आ गया, उसने एचओ से कहा कि यार ये तुम क्या करने लगे हो, तुम जब बच्चे को सेफ्ट्राइक्सोन देने लगे हो तुम पागल हो। फिर उसने कहना है कि यार आप सेफ्ट्राइक्सोन बच्चे को ना दो क्योंकि ये इसमें कार्निक टेरस करवा सकता है। अभी तक एचओ जो है वो उसको देने लगा था, लाइक उसको सेफ्ट्राइक्सोन देने लगा था बच्चे को, लेकिन फौरन से क्या हो गया, अचानक से जो है वो ऊपर से कोई सीनियर डॉक्टर आ गया, उसने उसको बताया कि यार बच्चों में सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देते, आप उसको सेफोटेक्साइन वगैरह दे दो। तो यानी कि एक इवेंट ऐसा इवेंट, ये नियर मिस इवेंट एक ऐसा इवेंट था जिसमें बच्चे को कोई ना कोई हार्म पहुंचने वाला था, लेकिन टाइमली उसको क्या कर लिया, टाइमली उसको जो है वो सेव कर लिया गया। दूसरा क्या था, दूसरा फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट था इसकी हिस्ट्री में ये लिखा हुआ था कि इसको जो है वो सीओपीडी है, ठीक है, इसको क्या है, इसको सीओपीडी है, और ऊपर से क्या कर दिया आपने जो है वो प्रॉपर उसकी हिस्ट्री नहीं देखती, आप उसकी हिस्ट्री नहीं देते देखते उसकी प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो आप नहीं देखते, तो आप क्या करते हो, आप जो है ना ओपियोइड्स उसमें देने लगते हो। अभी तक आपने ओपियोइड्स नहीं दी लेकिन आप ओपियोइड उसमें अभी तक देने लगे हो, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से कोई ना कोई जो सीनियर डॉक्टर आ जाता है वो कहता है कि यार इसकी जो हिस्ट्री है उसकी वहां पे लिखा हुआ है कि उसको जो है वो हिस्ट्री उसकी जो है वो को सीओपीडी है, ठीक है, उसको जो है वो एस्थमा लाइक प्रॉब्लम है, तो आप उसमें ओपियोइड्स वगैरह ना दें, ठीक है। यानी कि ऐसा इवेंट, यानी कि एक नियर मिस इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो है वो पेशेंट को टाइमली सेव कर लिया जाता है, ठीक है, उसको कोई ना कोई हार्म जो है वो नहीं पहुंचता, लेकिन जब वो हार्म पहुंचने वाला होता है लेकिन टाइमली उसको क्या कर दिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। तीसरी टर्म एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक नो हार्म इवेंट, ठीक है, नो हार्म इवेंट, ठीक है। जो तीसरी टर्म इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी नो हार्म इवेंट। देखो नो हार्म इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको कोई ना कोई हार्म नहीं पहुंचता, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो पेशेंट के ऊपर, एक पेशेंट के ऊपर प्रॉपर जो है वो जो एक प्रोसीजर होता है, जो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है वो अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को क्या होता है कि फिर भी पेशेंट को जो है वो कोई ना कोई हार्म, कोई ना कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचता। यानी कि इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो है वो एचओ है या कोई ना कोई आपकी सिस्टर है, ठीक है, यानी कि सिस्टर आपको पता है किसको कहते हैं, जो नर्स वगैरह होती है उसको मतलब कि वहां पे सिस्टर भी कह रहे होते हैं, वो नर्स भी कह रहे होते हैं, जो भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जो है वो सीनियर डॉक्टर हो, ठीक है, आप सीनियर डॉक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो एचओ है, ठीक है, अब एचओ, तो आप सिस्टर जो है वो जो आपकी एक तरह से सिस्टर है, आप सिस्टर को कहते हो कि यार बेड नंबर 10 है, ठीक है, जो बेड नंबर 10 का जो पेशेंट है, आप क्योंकि उसमें जो है वो मतलब कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उसको अनीमा कर दो, क्या कर दो, अनीमा कर दो। अनीमिया और होता है और अनीमा और होता है। आपको पता है अनीमा क्या होता है, आई होप सो कि आपको सबको अनीमा के बारे में पता होगा, जो सपोजिटरी देते हैं,
ये सारी टर्म्स मैंने आपको बताई थी फार्मा के अंदर के सपोजिटरी वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सिस्टर को आप कहते हो कि यार जो बेड नंबर 10 का जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन है या उसको जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप क्या करो, उसको जो है वो अनीमा पास कर दो, ठीक है। अनीमा पास कर दो, लेकिन जो सिस्टर है वो प्रॉपर आपकी बात जो है वो नहीं सुनती, वो क्या करती है, वो जाती है और जो बेड नंबर 12 है, ठीक है, जो बेड नंबर 12 है, ठीक है, उसमें उसके ऊपर जो पेशेंट पड़ा है उसका अनीमा कर देती है। क्या करती है, उसका अनीमा कर देती है, इसका अनीमा नहीं करती। बेड नंबर 12 का जो पेशेंट उसका अनीमा कर देती है। तो अब क्या होगा, इस पेशेंट में जो है वो कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ मसला ये होगा कि उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूल पास होंगे, थोड़ा थोड़ा उसको मतलब कि ज्यादा उसको मतलब कि स्टूल पास हो जाएंगे, और उसको मतलब कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है, लेकिन जो मतलब कि उसको लाइक कोई सीरियस इवेंट जो है वो उसके साथ अकर नहीं होगा। तो ये तीनों टर्म्स होती हैं कि एक एडवर्स इवेंट क्या होता है, कि नियर मिस इवेंट क्या होता है, नो हार्म इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये तीनों टर्म जो है वो आपको अच्छी तरह पता चल गई होंगी। अब क्या होता है कि अब मतलब ये सारी मतलब कि आपको पता चल गया इनके बारे में। अब आपका असल जो है वो चीजें स्टार्ट होती हैं, एज अ सर्जन आपने क्या क्या करना होता है। देखो, जैसे ही जो पेशेंट होता है ना, ठीक है, आप उसको प्रॉपर एडमिट कर लेते हो, लाइक जो फिजिशियन होता है उसने रेफर कर दिया कि इसकी जो है वो सर्जरी होनी है, तो आप उस पेशेंट को जो है वो प्रॉपर एडमिट कर लेते हो, ठीक है। एडमिट करने के बाद आप जो है उसकी सर्जरी परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, लाइक आज जो है मतलब कि 2 से 4 घंटे के बाद उसकी सर्जरी जो है वो परफॉर्म करनी होती है आपने। आप उससे पहले क्या करते हो, आप उससे पहले कोई ना कोई कॉन्सेंट लेते हो, ठीक है। क्या करते हो, आप उससे कोई ना कोई कॉन्सेंट लेते हो, ठीक है। यानी कि उससे क्या लेते हो, आप कॉन्सेंट लेते हो। ये जो कंसेंट होता है ये हमेशा और हमेशा अपने याद रखने कि आप ओरल नहीं लोगे, आप रिटर्न फॉर्म में लोगे, ठीक है। यानी कि ये जो कंसेंट होगा उससे प्रॉपर जो मतलब कि आप उससे कंसेंट वगैरह लोगे, वो हमेशा और हमेशा अपनी रिटर्न फॉर्म में ही लेना है। आपने उसको ओरल फॉर्म में नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी तो आपको इजाजत दे दे, लाइक आप उससे सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर दो कि इसमें ये हो सकता है, और फिर जनाब आपको प्रॉपर उससे इजाजत मिल जाए कि हाँ यार आप मेरी सर्जरी कर दो, ओरली आप लेते हो। लेकिन बाद में क्या होता है, वो बाद में हो सकता है उसकी डेथ हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। तो आपके उसके जो दूसरे लवाहिकीन है, ठीक है, उसके जो दूसरे अटेंडेंट्स हैं, वो जनाब आपके गले पड़ जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे आपने तो हमारा पेशेंट जो है वो मार दिया है, लेकिन आपने कहना है कि भाई हमने आपको पहले कॉम्प्लिकेशन बता दी थी कि इसके अंदर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में होगा तो आप बच सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में होगा तो आप किसी भी केस वगैरह से बच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जो ओरल होगा तो ओरल जो है वो मतलब कि आपको पता है कि ओरल आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। तो आपने ये जो कंसेंट होता है, ठीक है, ये आपने हमेशा और हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही लेना है। अब ये कंसेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, यानी कि ये जो कंसेंट होता है इसमें आप कौन कौन सी चीजें लेते हो, उस पेशेंट से क्या क्या चीजें पूछते हो। पहले जो आपने इसमें करना होता है वो होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। क्या करते हो, आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन लेते हो। लाइक उससे आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है, यानी कि आप उसका प्रॉपर एज वगैरह पूछते हो, ठीक है, यानी कि उससे एज वगैरह पूछ लेते हो। उसके बाद उसका क्या सेक्स वगैरह है, मेल है फीमेल है, ये पूछ लेते हो, ठीक है। और उसके बाद उसका जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनल वगैरह आप पूछ लेते हो, ठीक है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन में आप जो है उसकी एज वगैरह पूछते हो, उसका सेक्स पूछते हो, ठीक है। और उसकी जो है मतलब कि बाय प्रोफेशन, ठीक है, शोबे के लिहाज से वो क्या करता है, ये सारी चीजें जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन आप उससे पूछ लेते हो आइडेंटिफिकेशन में। फिर आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन उसकी हो गई, फिर आप क्या करते हो, आप उसको डायग्नोसिस करते हो, ठीक है। यानी कि आप जो है वो दोबारा से उसको डायग्नोज करते हो कि यार ये पेशेंट जो मेरे पास आया है इसकी डायग्नोसिस क्या बन सकती है। मतलब कि फिजिशियन ने तो हमें बता दिया कि इसके अंदर ये मसला है, लेकिन आप दोबारा से अपने पास भी डायग्नोसिस करोगे कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो आप बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसकी डायग्नोसिस करोगे। फिर आप जो तीसरे नंबर पे आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, वो आप प्रोसीजर प्लान, ठीक है। यानी कि जो आपकी एक तरह से जो एक तरह आपका होगा दूसरा कंसेंट होगा, कंसेंट के ऊपर आपने लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन भी लिखी होती है, ये आपने उसके ऊपर जो वो प्रॉपर उसको आपने फिल करना होता है, ये एक पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपने फिल करना होता है। दूसरा आपका डायग्नोसिस होता है, लाइक आप उसके ऊपर लिखते हो कि यार ये जो पेशेंट है इसकी जो है वो इस डिजीज के लिए डायग्नोज किया गया था, ठीक है। अगर जो है वो ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए है तो आपने लिखना है, अगर वो थायराइड कैंसर के लिए, थायराइड नोड्यूल के लिए है, या किसी भी चीज के लिए, अगर हर्निया के लिए, तो आप लिखना है कि इसकी ये डायग्नोसिस थी। फिर आपने प्रोसीजर प्लान, फिर आपने उसके ऊपर क्या लिखना है, प्रोसीजर प्लान। लाइक आप जो उसको बताओगे कि मतलब उसके ऊपर लिखोगे, उस मतलब के डॉक्यूमेंट्स ऊपर लिखोगे कि ऐसा मतलब कि कौन सा जो प्रोसीजर है वो हम करने लगे हैं, ठीक है। अगर जो है
आप ब्रेस्ट सर्जरी है तो आप मेस्टेक्टोमी लिखोगे, और ये आप चीजें लिखोगे। अगर थायराइड कैंसर है, ठीक है, तो आप जो है वो थायराइड कैंसर मतलब कि थायरोइडेक्टमी लिखोगे। अब जो थायरोइडेक्टमी होती है, ये भी इसकी टाइप्स होती हैं। लाइक जो है वो टोटल थायरोइडेक्टमी होती है, सब टोटल होती है, लुबेक्टोमी होती है, नियर टोटल सब थायरोइडेक्टमी होती है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम एंडोक्राइन की सर्जरी में पढ़ेंगे। तो ये मतलब कि उस लिहाज से मतलब उसको डायग्नोज किया, तो फिर आप जो है वो उसका प्रोसीजर लिखते हो, प्रोसीजर प्लान लिखते हो कि इसमें ये जो प्रोसीजर है, ये वाली जो सर्जरी है, ये मैं करने लगा हूँ। फिर जो है आप इसमें क्या लिखते हो, फिर जनाब आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखते हो। जो सर्जन होगा, ठीक है, जो आपका एक तरह से जो सर्जन होगा, सर्जन क्या करेगा, उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन, जो मतलब कि आपका एक तरह से आपकी वहां पे होगी डिस्क्रिप्शन वाली, मतलब कि एक आपके पास पेज होगा। उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप सारी चीजें जो सर्जन लिखेगा, यानी कि वो कहेगा कि ये पेशेंट मेरे पास आया, इसके ऊपर इसका ये डायग्नोसिस था, और फिर जनाब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसको थायराइड कैंसर था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इस पेशेंट को थायराइड कैंसर था, ठीक है, और थायराइड कैंसर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इसको जो है वो एक लोब के अंदर था। तो वो कहता है कि यार मैं इसकी क्या करने लगा हूँ, सब टोटल थायरोइडेक्टमी करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ, सब टोटल थायरोइडेक्टमी करने लगा हूँ। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्या होती है ये सारी चीजें। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है वो 8-8 जो ग्राम होता है ना, वो दोनों साइडों पे छोड़ देते हैं, ताकि उसको हाइपोथायरोडिज्म से बचाया जा सके। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो सारी चीजें लिखते हैं कि ये मेरे पास पेशेंट आया, इसको थायराइड कैंसर था, फिर मैं इसकी एक तरह सब टोटल या टोटल जो भी है थायरोइडेक्टमी करने लगा हूँ। ये उसके ऊपर जो है वो लिखता है सारी चीजें। फिर वो क्या करता है, फिर ये जो क्या होता है, ये जो मतलब कि सर्जन होता है, ये पेशेंट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, पेशेंट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन लिखता है। पेशेंट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन यानी कि पेशेंट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन से क्या मुराद है, यानी कि ये मतलब कि उसके ऊपर वो लिखेगा कि यार ये पेशेंट जो मेरे पास आया था, इसकी हिस्ट्री ये थी कि इसको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स थी, ठीक है, और उसकी वजह से सर्जरी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। यानी कि क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यार ये जो पेशेंट था, ये डायबिटीज मिलाइटस का पेशेंट है, यानी कि सर्जन कहेगा कि वो उसके ऊपर लिखेगा कि ये पेशेंट जो था जिसकी मैं थायरोइडेक्टमी करने लगा हूँ, ये डायबिटीज मिलाइटस का पेशेंट है। और डायबिटीज मिलाइटस का पेशेंट है तो इसमें जो वाउंड्स की एक तरह से रिकवरी है, जो वाउंड्स की एक हीलिंग है, वो मतलब कि टाइम ले सकती है। ये वाउंड्स की जो हीलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। आपको पता है कि डायबिटीज मिलाइटिस में जो वाउंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं, वो जल्दी जो है वो ठीक नहीं होते। तो वो केस में सारी चीजें लिखेगा कि ये जो पेशेंट की स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है कि ये जो पेशेंट हो, ठीक है, हो सकता है ये पेशेंट हो, इसकी हिस्ट्री ये हो कि इसने अभी अभी जो है वो एक तरह से जो ऑर्गन जो है वो रिसीव किया हो, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो। तो ये पेशेंट अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, क्या हो, अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, वो उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम को कंप्रेस किया जाता है। तो ये जो पेशेंट है ये अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसको बाद में जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मतलब कि इसको बाद में इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर लिखनी है कि डायबिटीज मिलाइटिस क्या है, अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपने इसके अंदर लाजमी लिखनी है कि इसको जो पेशेंट को ये जो चीजें हैं, तो इसको ये हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप थायरोइडेक्टमी करने लगे हो, तो हम पढ़ेंगे थायरोइडेक्टमी में जो होता है ना, उसका एक तरह से जो है वो मतलब उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो आपने लिखना है कि ये जो पेशेंट था, फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट पहले एस्थमा का था, ये सीओपीडी का था। तो आपने कहना है कि ये पेशेंट जो है ये सीओपीडी का पेशेंट है, तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इसको बाद में जो एस्थमा वगैरह है या एक सीओपीडी है, ये ज्यादा हो सकती है। तो ये आपने जो है वो सारी चीजें लिखनी है इसके अंदर। फिर मतलब कि ये सारी चीजें होगी। फिर इसके अलावा आपने जो है मतलब कि बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है, आपने जो है वो बेनिफिट्स लिखने हैं। लाइक आपने जो है वो लिखने कि यार अगर मैं उसकी एक थायराइड ग्लैंड जब वो रिमूव कर रहा हूँ, तो थायराइड ग्लैंड रिमूव करने के बाद जो है ये पेशेंट जो है इसकी जो नेक की स्वेलिंग है, ये इसको जो कॉस्मेटिक्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्जरी होती है इसके दौरान आपने पेशेंट की जो कॉस्मेटिक्स होती है, लाइक उसकी जो स्किन वगैरह होती है, उसका प्रॉपर उसकी ब्यूटी का प्रॉपर ख्याल रखना होता है। आपने इस या मतलब कि प्रॉपर जो इंसिजन देनी होती है, ठीक है, उसको प्रॉपर लाइक कट देना होता है, ताकि उसके बाद में जो है उसकी जो फॉर एग्जाम्पल आप जो स्किन के ऊपर उसके फेस के ऊपर जो है वो कट दे रहे हो, तो आपने जो है वो प्रॉपर इंसिजन जो होगा, प्रॉपर कट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देना है, ताकि उसके बाद में जो वाउंड्स हैं और जो स्कार है वो हील हो जाए और वो वहां से खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी ब्यूटी जो है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। ये अच्छे सर्जन की ये निशानी होती है कि वो उसकी ब्यूटी को, उसके कॉस्मेटिक्स जो वैल्यू होती है, उसको कभी भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये मतलब कि उसके बेनिफिट्स बताओगे कि आप जनाब इस थायराइड ग्लैंड को रिमूव करोगे,
थायराइड ग्लैंड रिमूव करने के बाद जो आपके थायराइड, जो आपकी नेक है, जो इसकी स्वेलिंग है, ठीक है, जो इसकी स्वेलिंग है ये खत्म हो जाएगी, और आपकी जो कॉस्मेटिक्स है या आपकी ब्यूटी है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है। ये आपने बताना है कि ये जो थायराइड कैंसर है, ठीक है, अगर आप इसकी सर्जरी नहीं करवाते तो ये मेटास्टाइज हो सकता है, ठीक है। ये आपके बोन्स में, आपको पता है ना कि अगर आपने पढ़ी हुई हो, दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम, तो वहां पे जो आपका होता है, जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है, वो आपके बोन्स में मेटास्टाइज कर जाता है, मलिग्नेंट कर जाता है, उसकी मेटास्टाइसिस हो जाती है। तो उसको आपने बताना है कि इसके मतलब रिमूव करोगे तो इसकी मेटास्टेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो इससे आपको अच्छा बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो आपने हर सर्जरी के लिहाज से उसको बेनिफिट्स वगैरह जो है वो देने बताने हैं उसको। जब आप जो है वो पेशेंट वगैरह सारा कुछ जो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तो लास्ट पे आपने क्या करना है, आप जो वो साइन लेते हो किसके, पेशेंट के, ठीक है, जो आपका पेशेंट होता है, पेशेंट के साइन होते हैं, आपके सर्जन के, ठीक है, जो आपका सर्जन होता है आप उसके साइन करवाते हो, प्लस साथ आप विटनेस के, ठीक है, कोई ना कोई जो गवाह वगैरह होता है उसके आप प्रॉपर साइन लेते हो, ठीक है, ताकि ये सारी जो चीजें हैं ये आपको लाजमी और लाजमी पता हो, ठीक है। तो ये आपने जो है वो आपने कुछ जो चीजें मतलब आपके माइंड में रखनी है, जो कंसेंट होता है वो आप कैसे लेते हो, या आपका फॉर्म जो है वो कैसे फिल करते हो, फिर लास्ट पे आप साइन वगैरह जो है वो करते हो, ठीक है। तो ये था आपका कंसेंट, और कंसेंट के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब यानी कि अब आपका जो पेशेंट है वो प्रॉपर एग्री हो चुका है, यानी कि उसने जो है कंफर्म कर लिया है कि यानी कि मैंने जो है वो सर्जरी वगैरह करवानी ही करवानी है, ठीक है। तो अब क्या करते हो, अब मतलब कि पेशेंट को, पेशेंट की तरफ से आपको जो है वो एक तरह से जो है वो अच्छा साइन मिल जाता है, ठीक है। तो आप वो कहता है कि ठीक है सर्जन साहब आप मेरी सर्जरी करो, ठीक है। तो अब उसकी तरफ से ओके है। फिर आप क्या करते हो, आप जो है उस पेशेंट को प्री ऑपरेटिव केयर्स करते हो। प्री ऑपरेटिव केयर्स में क्या करते हो, क्योंकि आपको पता है अपनी सर्जरी करनी होती है, सर्जरी के बाद उसकी काफी ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग में जो पेशेंट होता है वो एक तरह से उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकते हैं, और डिहाइड्रेशन वगैरह इस तरह की साइंस और सिम्टम्स आ सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं। आप उसको बाहर से क्या दोगे, आप उसको फ्लूइड्स वगैरह दोगे, यानी कि वार्ड के अंदर ही, ठीक है, आप उसको जो है वो फ्लूइड्स वगैरह दोगे, ठीक है। और आप वो फ्लूइड्स वगैरह कैसे दोगे, आपको पता है कि आप क्या लगाते हो, आप आईवी कैनूला लगाते हो, क्या लगाते हो आप, जो है वो आईवी कैनूला लगाते हो। ये मतलब कि अक्सर बोला जाता है बर्नोला, ठीक है, असल जो टर्म होती है वो कैनूला होता है, ठीक है। ये कैनूला वगैरह से आप क्या करते हो, उसको जो है वो आईवी फ्लूइड वगैरह देते हो, लाइक उसका जो है नॉर्मल सलाइन देते हो, रिंगल आरएल जो सोल्यूशन होता है, रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें देते हो। अब ये जो आईवी कैनुलाज होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इससे मैंने आपको जो है वो पिक्चर से समझा देता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी और लाजमी सीखना है, ये जो मतलब कि मैं आपको ये जो मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है, तो इसको आपने लाजमी देख लेना है। देखो ये जो आईवी कैनुला है, ठीक है, इसको आपने किस तरह याद करना है, इसको आपने इस तरह याद करना है कि फॉर एग्जांपल इसका जो पहला ऊपर वाला है, ठीक है, यहाँ से आप जो है यहाँ से इसके ऊपर पहले आ जाओ। यहाँ से आपने क्या क्या चीजें याद करनी है, पहले तो आपने याद करना है कि जो आपका कैनुला होता है, ठीक है, जो आईवी कैनुला होता है उसका कलर कौन सा होता है, उसका जो कलर होता है, क्योंकि आप जो हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स के कैनुलास वगैरह मिलेंगे। तो पहला जो कैनुला आपको मिलेगा वो होता है आपका ऑरेंज। जो ऑरेंज कलर का कैनुला होता है वो मतलब कि उसका जो एक तरह से गेज होता है वो 14 गेज का होता है, ठीक है। यानी कि ये जो कैनुला होता है ये 14 गेज का कैनुला होता है। अब इस ये 14 गेज का कैनुला होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा कैनुला होता है, ठीक है। यानी कि ये जो कैनुला होता है ये इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 45 मिलीमीटर की होती है, और इसका जो फ्लो रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 240 पर एम एल पर मिनट होती है, ठीक है। आपने इसमें क्या याद रखना है, एक तो गेज याद रखना है, ठीक है, और एक कलर याद रखना है, और दूसरी जो आपका फ्लो रेट याद रखना है। क्या याद रखना है आपने, उसका जो फ्लो रेट है उस फ्लो रेट को आपने लाजमी और लाजमी याद रखना है। जितने छोटा नंबर होगा होगा उसका जितना छोटा नंबर होगा, वो मतलब कि उसका जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो इतनी बड़ी होगी, और उसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, उसका जो बोर होगा वो उतना बहुत ज्यादा होगा, उसका जो फ्लो रेट होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ऑरेंज कलर का जो कैनुला होगा उसका जो गेज होगा, ठीक है, यानी कि उसका जो गेज होगा वो 14 गेज का होगा, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा, वो आपके एक तरह से 14 गेज का होगा, लेकिन उसकी लेंथ जो होगी उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और उसमें जो फ्लो रेट होता है, और फ्लो रेट उसका सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए 240 ml पर मिनट का होता है, ठीक है। उसने यहाँ पे जो है वो दिखाया भी होगा, उसने यहाँ पे नहीं दिखाया होगा, ठीक है।
लेकिन जो पहला एक तरह से ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या होती है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आ जाता है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोमा हुआ है। क्या हुआ है? उसको ट्रोमा हुआ है, लाइक अभी उसका आरटीओ हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, और उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, उसकी बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। या एक पेशेंट, उसको बहुत सीवियर डायरिया हो गया, ठीक है, उसको क्या हो गया है, बहुत ही सीवियर डायरिया हो गया, उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड वगैरह जो है वो लॉस हो चुके हैं। या उसको क्या हो चुके हैं, उसको एकदम से सीवियर, यानी कि इन कंडीशन की वजह उसको सीवियर हाइपोटेंशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सीवियर हाइपोटेंशन हो चुकी है, ठीक है। तो इन कंडीशन के अंदर अब मुझे अब ये बताएं, क्या मतलब उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा डायरिया हो रही है, और उसको बहुत ज्यादा मतलब कि हाइपोटेंशन हो चुकी है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये चाहते हो कि यार इस पेशेंट के अंदर जो है वो फ्लो रेट, यानी कि उसको हम जल्दी से जल्दी उसके अंदर जो फ्लूइड वगैरह उसको मेंटेन करें, यानी कि आपकी यही कोशिश होती है ना कि उसको जल्दी से जल्दी, मतलब उसको जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको जो आपके नॉर्मल सलाइन है, जो फ्लूइड वगैरह है, उसको फास्टेस्ट रेट पे दिया जाए। किसके फास्टेस्ट रेट पे दिया जाए? ऐसे ही है, मतलब उसके अंदर जल्दी से जल्दी फ्लूइड दिया जाए। तो उसके लिए आप ऐसा कैनुला यूज करोगे, ऐसा कैनुला यूज करोगे जिसका क्या हो, जिसका एक तरह से डायमीटर भी जरा जो डायमीटर होता है वो भी बहुत बड़ा हो। लाइक उसका जो एक तरह से बोर होता है, जो बोर होता है, या कैनुल डायमीटर को हम एक ही बोलते हैं, यानी कि उसकी जो कैविटी होती है, जो बोर होता है, जिसका डायमीटर होता है, एक तो वो बहुत ही बड़ा हो। दूसरा, ये जो कैनुला होता है, इसकी मतलब जो सप्लाई रेट होती है, यानी कि इसका जो मतलब कि सप्लाई रेट होती है, ये भी एक फास्टेस्ट हो, यानी कि फास्टेस्ट हो, यानी कि बहुत तेजी से मतलब कि आपको जब वो फ्लूइड वगैरह पहुंचाए। ठीक है, आप ऐसे कैनुला के यूज करोगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपका ऑरेंज कलर का कैनुला होगा, ये जो 14 गेज का होगा, 14 गेज का होगा, और इसका बोर जो होता है, यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो सबसे ज्यादा, आप देख सकते हैं, इसका जो बोर होता है सबसे ज्यादा होता है। और उसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो भी सबसे बड़ी होती है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फ्लो रेट होता है, जो क्या होता है, इसका जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट जो होता है इसका जो है वो 240 ml पर मिनट का होता है। तो आप इसको कौन सा कैनुला लगाओगे? आप इसको 14 जो आप इसको क्या लग, नहीं नहीं, येलो, मतलब कि येलो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वो कहाँ पे यूज करते हैं। अभी आपने जो सबसे पहले जो फास्टेस्ट, अगर आपने किसी को फ्लूइड देना हो, अगर आपके पास पेशेंट आ जाए, उसको बहुत ही ज्यादा हाइपोटेंशन हो, सवियर हाइपोटेंशन हो, सवियर डायरिया हो, और जहां पे आपको लगे कि हमें इसके अंदर जल्दी से जल्दी जो है फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना है, तो आप ऐसा कैनुला यूज करोगे जिसका फ्लो रेट, जिसका मतलब कि फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो। तो आप क्या करोगे? 14 गेज का जो कैनुला होगा, जो किस कलर का है, जो ऑरेंज कलर का है, जो ऑरेंज कलर का है वो आप यूज करोगे, ठीक है, वो आप क्या करोगे? यूज करोगे। तो ये आपने देखना है। फिर होता है कि अब क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, तो नीचे आप देखोगे कि जितने भी कैनुले होंगे उनका नंबर, उनका गेज तो इंक्रीज हो रहा है, गेज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनकी एक तो लेंथ कम हो रही है, ठीक है, उनकी जो लेंथ होती है वो भी कम हो रही है, और उसका जो उनका जो डायमीटर है, जो उनका बोर है वो भी कम हो रहा है, और उनका जो फ्लो रेट है वो भी क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह मतलब कि सबसे बड़ा बोर वाला, जो सबसे अच्छा ऐसा कैनुला जो फास्टेस्ट रेट पे आपको फ्लूइड वगैरह पहुंचाएगा, वो सबसे ऊपर वाला होगा, लाइक ऑरेंज कलर को होगा, जिसका जो गेज नंबर होगा वो सबसे कम होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसा गेज नंबर इंक्रीज होगा, तो वो आपको स्लो रेट का मतलब कि जो स्लो 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 रेट का जो आपका फ्लूइड जो है वो आपको सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह उसने दूसरा बताया हुआ है, कौन सा होगा आपके 16 गेज का, जो 16 गेज का होता है उसका कलर होता है ग्रे कलर का, ठीक है, कौन सा होता है? ग्रे कलर का होता है। और उसका जो डायमीटर होता है ये आपका 1.8 मिलीमीटर का होता है। इसकी लेंथ भी उतनी होती है, लेकिन इसका जो फ्लो रेट होता है, जो फ्लो रेट होता है वो 180 पर 180 ml पर मिनट होता है, ठीक है। तो इस तरह आप इनको याद करना है, एक तो आप इनका गेज याद करना है, दूसरा कलर याद करना है, और दूसरा इनका फ्लो रेट याद करना है, ठीक है। तो जो भी आपका कैनुला होगा, जिसका गेज जितना ज्यादा होगा, जिसका गेज नंबर जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही नैरोवेस्ट होगा, ठीक है, वो इतना ही नैरोवेस्ट होगा, और इतना ही थिन होगा, यानी कि इतना ही थिन होगा, और उतना ही उसकी क्या होगी कि स्लोएस्ट स्पीड होगी आपको फ्लूइड वगैरह पहुंचाने की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वॉयलेट कलर का होगा, जो वॉयलेट कलर का होता है ये सिक्स आपका 26 गेज का होता है, लेकिन ये बहुत ही बारीक होता है, नेरवेस्ट होता है। और इसकी जो मतलब कि बोर होता है, ठीक है, अंदर से जो इसका डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, नेरवेस्ट होता है, ठीक है। और
ये बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, और उसकी जो मतलब कि फ्लो रेट है, जो आपको फ्लूइड वगैरह देने की जो स्पीड है, वो क्या होती है, वो आपको बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर कैनुला वगैरह को देख लेना कि इनका क्या सीन होता है। और यहाँ पे उसने दूसरा बताया हुआ है कि आप किस निमोनिक से इसको क्या याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। दूसरी इसके अंदर मैं कुछ आपको कंडीशन बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मतलब की चीज तो बता दी कि ट्रोमा हो गया, डायरिया हो गया, सीवियर हाइपोटेंशन हो गया, तो आप इसको वाइडेस्ट बोर वाला आईवी कैनुला देना है। दूसरा बर्न्स के अंदर, ठीक है, जो आपके बर्न्स के पेशेंट होते हैं, ठीक है, बर्न्स के पेशेंट होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो बर्न्स के पेशेंट होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड की कमी हो जाती है। जब इनके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि उनको जो फ्लूइड लेवल है इनको बहुत तेजी से दिया जाए, इनका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उनको बहुत तेजी से मेंटेन किया जाए। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो 14 गेज का जो ऑरेंज कलर का जो कैनुला है वो यूज करोगे। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 16 गेज का जो है वो प्रेफर करोगे, जो किस कलर का था, जो ग्रे कलर का था। ठीक है, अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह ऊपर से नीचे आते जाना है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। दूसरा, बर्न्स का जितने भी पेशेंट होते हैं, एक तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, 14 गेज का कैनुला। दूसरा, जो बर्न्स का पेशेंट होता है इसमें आपने याद रखना है कि इसमें हमेशा और हमेशा आपने ऐसा कैनुला यूज करना है जिसकी एक तरह से लॉन्ग आईवी लाइन हो। ठीक है, यानी कि इसमें मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, एक आपने ऐसा कैनुला यूज करना है जो क्या हो, जिसका वाइड बोर हो। ठीक है, एक तो वाइड बोर हो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन लाइक फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाता है। और दूसरा आपने कहना है कि इसके अंदर ऐसा कैनुला यूज करना है जिसकी लॉन्ग आईवी लाइन हो। ठीक है, लॉन्ग यानी कि लॉन्ग यानी कि वाइड बोर, और लॉन्ग आईवी लाइन यानी कि लॉन्ग आईवी लाइन का क्या मतलब होता है, लॉन्ग कैनुला यूज करना है। यानी कि जिसकी एक तरह से फॉर एग्जांपल ये कैनुला है, ठीक है, इसकी ये वाली जो होगी या उसकी जो एक तरह से लंबाई होगी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा कैनुला आएगा, वो आएगा जिसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी। और आपको पता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है वो कौन सा होता है, वो आपका क्या होता है कि आपको 14 गेज का कैनुला होता है। तो आपने इसको मतलब कि लॉन्ग मतलब कि ऐसा कैनुला जिसकी आईवी लाइन जो होगी वो बहुत मतलब कि जो एक लेंथ में जो बहुत बड़ा होगा और जिसका बोर जो होगा वो वाइड होगा, वो आपने यूज करना है। लाइक 14 गेज यूज करना है, अगर वो भी नहीं आप 16 गेज इस तरह आपने यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। और जो कैनुला वगैरह होते हैं इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो आपने लिखना है कि इनके अंदर सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस हो सकता है। सुपरफिशियल, ठीक है, यानी कि सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस हो सकता है। ठीक है, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस का क्या मतलब होता है, यानी कि जो सुपरफिशियल जो वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, आपकी वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो ये मतलब कि इनसे आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो ये आपका जो है वो साइड इफेक्ट इनके अंदर आते हैं, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आईवी कैनुला जो है वो उसके बारे में पता चल गया होगा, इसके बारे में क्या सीन होता है। तो आपने इसको जो है वो एज इट याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या चीजें हैं। देखो, आप क्या करते हो, अपने जो पेशेंट है, ठीक है, आपका जो पेशेंट उसको आपने वार्ड के अंदर प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर कर लिया कि आपने उसके अंदर ये चीजें जो है वो कर ली, लाइक उसको जो है वो फ्लूइड वगैरह जो है वो मेंटेन करवा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेशेंट को जो है वो अपने वार्ड से, ठीक है, अब आपका जो पेशेंट होगा उसको अपने वार्ड से ओटी में जो है वो शिफ्ट करना है। ओटी के अंदर क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, जब आप जो है अपने पेशेंट को वार्ड से ओटीपी में शिफ्ट करते हो तो वो जो पेशेंट होता है ना वो थोड़ा सा डर जाता है। ठीक है, वो किस तरह डर जाता है, यानी कि वो आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मतलब कि रिसेंटली अभी हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि जो मतलब कि सर्जन थे उन्होंने मतलब कि लेफ्ट जो आर्म थी, ठीक है, जो लेफ्ट आर्म थी उसको सर्जरी करनी थी, उसको काटना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने गलती से राइट आर्म को जो है वो काट दिया। ठीक है, लाइक मतलब कि उसने मतलब कि जो सर्जरी वगैरह है वो अच्छी तरह नहीं हुई। तो फिर वो पेशेंट एक तरह से बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसके आप मतलब कि उसको मतलब कि पहले तो आप एनेस्थेसिया दोगे, आप उसको मतलब कि एक जो है वो डेथ की तरफ जो है वो लेकर जाओगे, क्योंकि एनेस्थेसिया में जो पेशेंट होता है वो तकरीबन जो है वो 50-50 होता है, आपको पता है अक्सर। तो आपने प्रॉपर उसको क्या करना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, आपने उसको एतमाद में लेना है। आपने उसको बताना है कि देखिए मतलब कि वो जो एक तरह से जो इंसिडेंट्स आपने सुना है उसके बारे में हमने भी सुना था। ठीक है, लेकिन आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। क्यों नहीं परेशान होना, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं और उन सेफ्टी मेजर्स की मदद से हम आपको बचा लेंगे। ठीक है, मतलब कि क्योंकि हमारे पास आपको जब हम वार्ड से ओटी में शिफ्ट करेंगे तो हम जो है वो कदम कदम के आपका ख्याल रखेंगे। हम जो है वो मतलब कि हर जगह के ऊपर जो है वो चेक करेंगे कि आपका जो है यही लिम्ब है या इसी साइड की हमने सर्जरी करनी है। वो पूछेगा कि आप मतलब कि आप कौन कौन से ऐसे आपके पास मतलब कि सेफ्टी मेजर्स हैं जिसके जरिए आप मुझे इंश्योर कर सकते हो
मुझे एतमाद में ले सकते हो, मुझे यकीन दहानी कर सकते हो कि आप वाकई मेरी जो एग्जैक्ट साइट है या एग्जैक्ट सर्जरी करोगे। तो आपने कहना है कि कुछ हमारे पास सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होते हैं, वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। क्या करोगे आप जो है उसको क्या एक्सप्लेन करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे सर्जरी सर्जिकल, ठीक है। अब सर्जिकल सेफ्टी, ठीक है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है वो आप उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। सर्जिकल सेफ्टी चेक जो चेकलिस्ट है वो उसको आप एक्सप्लेन करोगे, उसको बताओगे। पहले आप क्या बताओगे, आप उसको बताओगे इसमें आपके मेनली 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। जो पहला फेज आपका आता है वो होता है आपका साइन इन फेज। कौन सा होता है, वो होता है आपका एक तरह से साइन इन फेज। ये साइन इन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइन इन फेज, इस साइन इन फेज में क्या होता है कि अभी जो आपका पेशेंट है उसको आप वार्ड से ओटी में शिफ्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप उसको वार्ड से ओटी में क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप उसको वार्ड से ओटी में शिफ्ट करोगे तो इसमें आपने लिख लेना है कि इसमें जो पेशेंट होगा ना उसको वार्ड टू ओटी, ठीक है, वार्ड टू ओटी में आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। जैसे ही आप वार्ड से ओटी में शिफ्ट करोगे तो जो ओटी होगी, ठीक है, जो ऑपरेशन थिएटर होगा उसके मतलब कि जो उसका मेन डोर होगा, जो मेन डोर होगा वहां पे एक सिस्टर खड़ी होगी, एक जो सीनियर नर्स है वो खड़ी होगी। वो क्या करेगी, वो यहाँ पे कुछ जो है वो अपने पेशेंट, जो आपका पेशेंट होगा उसको दोबारा से चेक करेगी। उसको कैसे चेक करेगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगी, ठीक है, उसकी दोबारा से आइडेंटिफिकेशन करेगी, ठीक है। और प्लस उसकी जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेगी, क्या करेगी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करेगी, ठीक है। यानी कि वो चेक करेगी कि यार ये जो पेशेंट जो है जिसके हम जो है वो सर्जरी करने लगे हैं, यार जिसको हम जो है वो ओटी में शिफ्ट करने लगे हैं, क्या ये वही पेशेंट है ना जिसके हम सर्जरी करने लगे हैं, ये कोई और तो नहीं पेशेंट है। तो आप उसकी प्रॉपर वो जो नर्स है उसका ये काम है कि वो उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करे और उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक कर ले कि ये वाकई ही उस वही पेशेंट है, ठीक है। ये बात होगी। फिर क्या होता है कि फिर दोबारा से अब उसका वो क्या करती है, डायग्नोसिस चेक करती है, ठीक है। यानी कि उसका वो प्रॉपर डायग्नोसिस चेक करती है, यानी कि ये जो पेशेंट है, ठीक है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, या वाकई ये जो पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल ये थायराइड कैंसर का है, तो वाकई इसकी जो डायग्नोसिस है वो थायराइड कैंसर ही है ना, और हम उसकी जो है वो थायराइडेक्टमी करने लगे हैं। तो उसकी दोबारा से डायग्नोसिस को चेक करती है उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। फिर वो क्या करती है, और फिर वो जनाब आपको प्रोसीजर, जो प्रोसीजर प्लान होता है, ठीक है, प्रोसीजर प्लान, यानी कि जो प्रोसीजर जो है वो बताया जाता है थायरोइडेक्टमी वगैरह की जो करनी होती है, उसको देखती है कि यार ये जो मतलब कि डायग्नोसिस भी होगी इसकी, और जो प्रोसीजर प्लान है उसको चेक करती है कि इसका यही प्रोसीजर होना है अंदर, क्या यही पेशेंट है, ठीक है, जिसको हम लेकर जा रहे हैं, क्या इसी का यही डायग्नोसिस है इंपॉर्टेंट, क्या हमने इसी की मतलब कि यही प्रोसीजर हमने प्लान करना है या इसके लिए कुछ और प्रोसीजर जो वो प्लान किया गया है। तो ये उसको प्रोसीजर वगैरह दोबारा से चेक करेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चीज चेक करेगी वो साइट मार्किंग चेक करेगी, ठीक है। क्या चेक करेगी, साइट मार्किंग चेक करेगी। देखो साइट मार्किंग क्या होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यहाँ पे स्टेप होता है। देखो साइट मार्किंग में क्या होता है, ये जो पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, जब मतलब कि वो शिफ्ट हो रहे होते हैं आपके वार्ड से ओटी में, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि उससे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी हमने करनी होती है आपकी लेफ्ट आर्म की, ठीक है, यानी कि जो उसका लेफ्ट आर्म होता है, ठीक है, जो उसका लेफ्ट आर्म होता है उसकी हमने क्या करनी होती है, उसकी सर्जरी करनी होती है। तो जो एक तरह से जो आपकी सर्जरी टीम होती है उसका जो एक मेंबर होगा वो उस लेफ्ट आर्म के ऊपर जो है ना वो नॉन इरेजेबल जो मार्कर होगा, ठीक है, जो नॉन इरेजेबल मार्कर होगा उसकी मदद से क्या लगाएगा, उसकी मदद से वहां पे जो है वो निशान लगा देगा, मार्किंग लगा देगा कि हमने इस साइड की क्या करनी है, इस आर्म की क्या करनी है, सर्जरी करनी है। और ये मतलब कि नॉन इरेजेबल इंक के जरिए लगाते हैं, ये ना कि ये दोबारा से मिट जाए, ठीक है। ये मतलब उस साइड मार्किंग को चेक करती है, और ये साइड मार्किंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अक्सर जो लोग साइट मार्किंग नहीं करते, तो जब वो उसका प्रोसीजर स्टार्ट करने लगते हैं तो वो गलती से जो है वो दूसरे जो अपोजिट जो होता है आपका लिंक उसको काट देते हैं। तो ये साइट मार्किंग आपने लाजमी और फ्यूचर में चेक करनी है कि यार उसकी जो साइट मार्किंग है, ठीक है, वो किस तरफ है, और जिस तरफ साइट मार्किंग होगी आपने उसी का क्या करना होता है, आपने उसी का ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। तो ये आप जो है वो साइन इन फेज में करते हो। साइन इन फेज जो कहाँ पे था आपका जो है वो ओटी का जो मेन डोर था उसके अंदर आपने ये साइन इन फेज चलता है, ठीक है। तो ये मेन जो काम होता है, एक तो सर्जन इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो सीनियर नर्स का ही होता है, ठीक है। जो दूसरा फेज होता है वो होता है आपका टाइम आउट फेज, ठीक है। जो दूसरा फेज होता है
वो कौन सा होता है? वो होता है आपका टाइम आउट फेज। देखिए टाइम आउट फेज एक ऐसा फेज है जो सर्जरी से बिल्कुल पहले का होगा, यानी कि जो सर्जरी से थोड़े से बिल्कुल पहले का जो फेज होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आपका टाइम आउट फेज कहेंगे। देखो, ये जो टाइम आउट फेज है इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपके जो है आपकी नर्स, आपका सीनियर डॉक्टर और आपका जो होती है एनेस्थेटिस्ट, यानी कि ऐसी मतलब कि जिसमें आपको जो है एनेस्थेसिया वगैरह देना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनेस्थेटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसको आपने देखना होता है। जो पहली इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि बिफोर, इसमें आप जो टाइम आउट फेज में आप क्या मतलब कि टाइम आउट जो फेज है इसमें आप क्या देखते हो? बिफोर इंडक्शन, ठीक है। बिफोर इंडक्शन, बिफोर इंडक्शन से क्या मुराद है? सर्जरी करने से पहले, या फिर बिफोर इंसीजन, ठीक है। बिफोर इंसीजन, देखो बिफोर इंडक्शन का मतलब होता है कि आप अनेस्थेसिया देने से पहले, इंडक्शन यानी कि बिफोर इंडक्शन सर्जरी देने से पहले, या बिफोर इंसीजन आपने जो है वो एनेस्थेसिया वगैरह दे लिया, एनेस्थेसिया वगैरह दे लिया, अब उसकी इंसीजन करने लगी हो, लेकिन इंसीजन से पहले, ठीक है। यानी कि कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो आपको अनेस्थेसिया से पहले टाइम आउट फेज जो है वो लेते हैं, या फिर कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो उसको अनेस्थेसिया दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद जो इंसीजन करने लगते हैं, इंसीजन से पहले वो क्या करते हैं? टाइम आउट फेज लेते हैं। इस टाइम आउट फेज में क्या होता है? इस टाइम आउट फेज में जो है वो क्या क्या होता है? देखो, जो टाइम आउट फेज होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो सारे जो मतलब की टीम होती है, ठीक है, जो भी जिन लोगों ने सर्जरी करनी होती है, जो एक टीम होती है, वो क्या करते हैं? वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इसमें क्या होता है? इंट्रोड्यूस करवाते हैं देम सेल्स टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो टाइम आउट फेज होगा, ये इसमें क्या होगा कि सारा जो स्टाफ होगा वो इंट्रोड्यूस करवाएगा देम सेल टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएगा कि मतलब कि मैं सीनियर सर्जन हूँ, ठीक है, या वो कहेगी कि मतलब जो सिस्टर होगी वो कहेगी मैं सीनियर जहाँ की नर्स वगैरह हूँ, ठीक है। जो अनेस्थेसिया वाला होगा, ठीक है, वो बताएगा कि मैं अनेस्थेटिस्ट हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें वो मतलब एक दूसरे को अपनी इंट्रोड्यूस करवाने के वाकई आप मतलब कि इससे आपकी क्या हो जाएगी? एक ही जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आपकी प्रॉपर जो टीम बन जाएगी। तो इसमें आप क्या करते हो? इंसीजन से पहले आप जो एक दूसरे को क्या करवाते हो? इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप जो है दोबारा से, ठीक है, दोबारा रीचेक आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? आप रीचेक आइडेंटिटी, ठीक है। आप क्या करते हो? जो पेशेंट होता है उसकी दोबारा से आइडेंटिटी वगैरह जो होती है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह होती है, आप दोबारा से चेक करते हो, ठीक है। यानी कि इंसीजन देने से पहले, सर्जरी देने से पहले आप दोबारा से उसकी आइडेंटिटी वगैरह चेक करते हो कि ये वाकई वही पेशेंट है जिसके हम सर्जरी करने लगे हैं। प्रोसीजर वगैरह आप सारा कुछ जो होता है वो चेक कर लेते हो, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? जो सर्जन होता है, सर्जन जो होता है वो सबको एक्सप्लेन, जो मेन सर्जन होता है, ठीक है। यानी कि फिर क्या होता है कि जो मेन सर्जन होता है, जो सीनियर सर्जन होता है, वो क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। जो आपका सर्जन होता है वो क्या करेगा? वो एक्सप्लेन करेगा। क्या एक्सप्लेन? सारी जो टीम होगी, ठीक है, जो सारी टीम होगी उसको एक्सप्लेन करेगा। जो आपका मेन सर्जन होगा वो सारी टीम को एक्सप्लेन करेगा। क्या क्या एक्सप्लेन करेगा? इसका डायग्नोसिस, ठीक है, यानी कि उसको दोबारा से डायग्नोसिस वगैरह एक्सप्लेन करेगा कि ये इसका प्रॉपर डायग्नोसिस है, ठीक है। वो फिर बताएगा कि इसमें प्रोसीजर, फिर वो बताएगा कि हमने इसका जो है ये प्रोसीजर जो है वो प्लान किया है, लाइक वो बताएगा दोबारा से सबको कि ये इसकी डायग्नोसिस है, ये इसका प्रॉपर हमने प्रोसीजर जो है वो प्लान किया है, ये हम इसके प्रोसीजर करने लगे हैं। फिर वो सबको बताएगा कि टाइम रिक्वायर्ड, फिर वो सबको बताएगा कि इसमें जो वो कितना टाइम लग सकता है, इसमें जो कितना टाइम लग सकता है। फिर वो सबको बताएगा इसमें कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस, ठीक है, इसको सारा बताएगा कि इसमें कितना एक्सपेक्टेड जो ब्लड लॉस है वो हो सकता है, ठीक है। अब ये जो टाइम आउट फेज है, ठीक है, बिफोर मतलब कि सर्जरी करने से पहले जो टाइम आउट फेज होता है, इसमें आपको जो मेन सर्जन होता है वो एक्सप्लेन करता है, वो सबको बताता है कि इसमें कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हो सकता है। लेकिन जो फाइनल जो जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो होता है वो एग्जैक्ट जो ब्लड वॉल्यूम जो लॉस होता है उसको कौन चेक करता है, उसको कौन कंफर्म करता है? वो आपका एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है। जो एक तरह से एनेस्थीसिया वाला होता है, ठीक है, वो मतलब कि आपको कंफर्म बताता है कि आप में जो है ये जो पेशेंट है इसमें वाकई इतना ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस बताता है। ये मतलब कि अंदाजा लगाता है कि इसमें ये जो है वो ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो दूसरा आती है आपकी जो है वो एनेस्थेटिस्ट, ठीक है, एनेस्थीटिस्ट, ठीक है। यानी कि जो एनेस्थेसिया वाला होता है, जो एनेस्थेसिया वाला होता है, या कोई भी आप फीमेल है, वो मतलब कि क्या पूछेगी? वो आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछेगी कि इसको जो है वो प्रोफाइलैक्टिक, ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, ठीक है। यानी कि वो इससे पूछेगी कि इसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कब दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल जो आपको पता है कि जो सर्जरी होती है, सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। इसमें जो होता है ना, आप प्रॉपर जो पेशेंट होता है उसकी जो साइट होती है, ठीक है, उसकी मेन जो साइट होती है जहाँ पे आप ऑपरेशन करने लगते हो, आप उसको प्रॉपर जो स्टीरलाइज करते हो, आप उसको प्रॉपर साफ करते हो, ठीक है, वो पायोडीन वगैरह से जितने भी चीजें होती है आप उसको प्रॉपर जो है वो डिसइंफेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर भी आपका नॉर्मल फ्लोरा वगैरह प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिप्टोकोकस, आपका स्ट्रिप्टोकोकस हो गया, स्टेफ ओरियस वगैरह हो गया, ये आपकी बॉडी के आपको पता है नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। और ड्यूरिंग सर्जरी ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं थ्रू वाउंड्स, यानी कि इंजरी वाली जगह से, वाउंड्स वाली जगह से वो आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, जो आपको क्या करवा सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह करवा सकते हैं। तो इसलिए जो उससे पहले आप जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली उसको एंटीबायोटिक देते हो, ताकि उसको जो है वो बाद में कोई ना कोई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये वो मतलब इसके अंदर ये उसका मतलब कि जो एनेस्थेटिस्ट होता है उसका ये वाला रूल होता है। दूसरी जो होती है, जो नर्स होती है, ठीक है, जो सीनियर नर्स होती है वो क्या करेगी, वो मतलब कि सबको ये बताएगी, ठीक है, बिल से, ठीक है, जो नर्स होगी वो सबको ये बताएगी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर स्टीरलाइज हो चुके हैं, ठीक है। स्टीरियलिटी स्टीरियलिटी, ठीक है, वो बताएगी स्टीरियलिटी हैज बीन कंफर्म्ड, ठीक है, हैज बीन कंफर्म्ड, ठीक है, यानी कि ये क्या बताएगी, ये सबको ये बताएगी कि मैंने जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, उसको प्रॉपर जो वो डिसइंफेक्ट कर दिया, उनको स्टीरलाइज जो है वो कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके टाइम आउट फेज के अंदर, के टाइम आउट फेज के अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, ये सारा प्रोसीजर आपके ओटी के अंदर हो रहा होता है। फिर टाइम आउट फेज के बाद क्या होता है कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट फेज आता है वो होता है आपका एक तरह से साइन आउट फेज, ठीक है। कौन सा होता है आपका? एक तरह से साइन आउट फेज, ठीक है। जो साइन आउट फेज है इसका क्या सीन होता है, देखो, जो साइन आउट फेज है ये टाइम आउट के बाद आता है, ठीक है। टाइम आउट जो था वो मतलब कि सर्जरी से पहले था, लेकिन जो साइन आउट फेज था, ठीक है, जो टाइम आउट था वो सर्जरी ये से पहले था, इंसिजन देने से पहले था, लेकिन टाइम आउट जो होगा ये कब होगा, ये उस वक्त होगा एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्किन क्लोजर, ठीक है, यानी कि स्किन क्लोजर, यानी कि आपने सर्जरी कर दी, ठीक है, आपने सर्जरी कर दी, फिर क्या होता है कि आप जो वो स्किन को दोबारा क्लोज कर, अभी तक आपने स्किन को क्लोज नहीं किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आप टाइम साइन आउट फेज में अभी तक आपने सर्जरी कर लिया है, सर्जरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब आप क्या करने लगे, स्किन को क्लोज करने लगे हो, लेकिन स्किन को क्लोज करने से थोड़ी देर पहले आपका कौन सा फेज चलेगा, वो आपका साइन आउट फेज चलेगा। अब इस साइन आउट फेज में क्या होगा, इस साइन आउट फेज में जो होगा, जो सर्जन होगा, ठीक है, जो सर्जन होगा उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाएंगी, ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि जो सर्जन होगा विल बी आस्क्ड, ठीक है, जो सर्जन विल बी आस्क्ड, यानी कि जो सर्जन होगा उससे दोबारा विल बी आस्क्ड, जो सर्जन होगा उससे क्या होगा, उससे दोबारा पूछा जाएगा, यानी कि क्या क्या पूछा जाएगा, उससे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन सी जो वो सर्ज मतलब कि कौन सा प्रोसीजर किया है, ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल सर्जरी प्रोसीजर, ठीक है, ये एक्चुअल सर्जरी प्रोसीजर, ठीक है, आप उससे दोबारा पूछोगे कि आपने कौन सा सर्जरी प्रोसीजर किया है, ठीक है, आप उससे मजीद दोबारा से कंफर्म करोगे। ये ना हो कि उसने कोई और जो है वो मतलब कि प्रोसीजर वगैरह जो है वो जो है परफॉर्म कर दिया हो, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने पी हुई होती है, जब वो उन्होंने पी हुई होती है तो वो क्या करते हैं, वो मतलब कि प्रॉपर होश में नहीं होते, तो वो मतलब कि जो सर्जरी वगैरह सही नहीं करते, ठीक है, वो कोई ना कोई और जो प्रोसीजर वगैरह कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो सर्जरी से बाद में क्या होता है, सर्जरी करने के बाद आप सर्जन से दोबारा ये पूछते हो कि आपने कौन सी सर्जरी जो है वो दोबारा की है, एक्चुअल सर्जरी कौन सा प्रोसीजर आपने किया है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आप उससे पूछते हो कि एनी मतलब कि एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, यानी कि आप उससे पूछते हो कि यार आप जो है वो सर्जरी की है, इस दौरान आपने कोई ना कोई एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक जो है वो पेशेंट आपके पास आता है, उसकी आपने अपेंडिक्स को रिमूव करना है, आपने उसकी अपेंडेक्टोमी करनी है, ठीक है, यानी कि आपने उसकी अपेंडेक्टोमी करनी है, या एक पेशेंट है वो मतलब कि एक तरह से उसके आता है एक्लेजिया का आता है, एक्लेजिया में आप क्या करते हो, मायोटमी करते हो, ठीक है, मायोटमी करते हो। और मायोमेक्टोमी में क्या फर्क, मतलब कि जो आपका जो होता है मायोमेक्टोमी और मायोटमी, ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स है, ये सेम टर्म्स नहीं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे जाके कि आप क्या करने लगते हो, आप उसकी मायोटमी करने लगते हो, ठीक है। तो जब उसकी एक तरह से, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो अपेंडिक्स होते हैं आप उसकी अपेंडेक्टोमी करने लगते हो, अपेंडिक्स को रिमूव करने लगते हो, ठीक है। तो उसके दौरान क्या होता है कि सर्जन से आप
पूछते हो कि यार आपको इस दौरान क्या हो, या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो मतलब कि आपको फेस तो नहीं करनी पड़ी, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब मतलब कि दोबारा से किसी पेशेंट की जो है आप सर्जरी करने लगोगे, आप उसकी अपेंडेक्टोमी दोबारा करने लगोगे किसी और पेशेंट की, तो आप पहले से जो है वो इन्फॉर्म्ड होगे, आपको पहले से पता होगा कि इस दौरान जो पेशेंट था इसको ये जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अपेंडेक्टोमी के दौरान। क्योंकि जो हमारा लास्ट पेशेंट था जिसकी हमने जो है वो अपेंडिक्स रिमूव की थी, उसमें ये जो मतलब की कॉम्प्लिकेशन आई थी, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब कि आपको जो है वो एक तरह से पहले प्री इन्फॉर्म्ड कर देती है ये चीज कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो एक तो मतलब कि दो बातें आपने दोबारा से पूछ ली साइन आउट फेज में। फिर आप कहते हो कि एनी, फिर आप उससे पूछते हो कि एनी इक्विपमेंट इशू, ठीक है, यानी कि एनी इक्विपमेंट इशू, ठीक है, यानी कि उससे आप पूछते हो कि इस दौरान आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते वक्त कोई ना कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स थे इसमें आपका मतलब कि कोई ना कोई आपको इश्यू वगैरह फेस तो नहीं करना पड़ा, ठीक है। आप उससे दोबारा से कंफर्म करते हो, क्योंकि ये चीजें दोबारा से आप जो प्रोसीजर करते हो उसमें आपकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आप उसको देखते हो। फिर जो होता है ना इसके अंदर जो ये था सर्जन से आप क्या क्या पूछते हो। फिर जो होती है नर्स, ठीक है, जो एक तरह से नर्स होती है, उस नर्स से आप क्या क्या चीजें पूछते हो, ठीक है। ये जो नर्स होती है इससे आप दोबारा से ये कंफर्म करती है, इस तरह ये नर्स होती है ये दोबारा से कंफर्म करती है, क्या करती है, ये जो गाज पीस होते हैं, ठीक है, आपको पता है ये जो गाज पीस होते हैं, ठीक है, जो आपका गाज पीस होते हैं, ठीक है, या गाज पीस को और जो आपके मोप्स होते हैं, आपको पता है गाज पीस और मोप्स में क्या फर्क होता है। जो गाज पीस होते हैं वो छोटे छोटे जो आपके एक तरह से पट्टी वगैरह होती है ना, जो छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, उनको आपको क्या कहते हैं, गॉज पीस कहते हैं। जो इतने से होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गॉज पीस कहते हैं। लेकिन जो बहुत ही बड़ी पट्टियां होती हैं, ठीक है, इस तरह की, उनको हम क्या कहते हैं, मोप्स कहते हैं। तो ये जो नर्स होती है ये क्या करती है, ये दोबारा से काउंट करती है गाज पीस को और मोप्स को। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो सर्जरी से पहले, ठीक है, आप जो वो सर्जरी से पहले आप क्या करते हो, सर्जरी से पहले हो सकता है कि आप जो है आपके पास जो है वो नर्स ने आपको 8 जो है वो गाज पीस दिए हो, ठीक है, 8 आपको क्या दिए हो, गाज पीस दिए हो, और आपको 8 ही मोप्स दिए हो, ठीक है, 8 ही आपको क्या दिए हो, मोप्स दिए हो। और हो सकता है कि इसका मतलब कि एक ना जो गाज पीस है, ये मोप्स है, वो सर्जरी के दौरान आपके जिस्म के जो पेशेंट है उसके जिस्म के अंदर ही रह गया हो। तो इसलिए जो नर्स होती है उसका ये काम होता है कि वो गाज पीस को और मोप्स को दोबारा से काउंट कर ले, ठीक है, वो क्या कर ले, उनको काउंट कर ले कि क्या जो पहले 8 गाज पीस और मोप्स हमें दिए गए थे वो मतलब कि प्रॉपर, मतलब कि प्रॉपर अपनी अमाउंट में है ना, अपनी नंबर, उनका जो नंबर है वो पूरा है ना, कोई ना कोई अंदर तो नहीं रह गया। क्योंकि हम जो है वो स्किन को क्लोज करने लगे हैं, तो हम अभी से उसको क्या कर लें, रिमूव कर लें, ठीक है। तो ये उसका काम होता है कि गाज पीस और मोप्स को दोबारा से एक तरह से काउंट कर ले, ठीक है। उसके बाद ये जो नर्स होती है इसका ये काम होता है कि ऑल नीडल्स, ठीक है, ऑल नीडल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, दूसरी क्या करती है, ऑल नीडल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, उनकी क्या करती है, उनकी काउंटिंग करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितने भी आपने नीडल्स वगैरह यूज किए हैं, ठीक है, जितने भी नीडल्स यूज किए हैं, जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, ठीक है, तो उनको दोबारा से काउंट करना किसका काम है, नर्स का काम है, ठीक है। ये भी क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर सर्जरी के दौरान क्या होता है कि कोई ना कोई जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो पेशेंट के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो जो पेशेंट था उसके पेट की सर्जरी हुई थी, ठीक है, उसकी जो है वो अपेंडेक्टोमी करने लगे थे, तो उसके पेट के अंदर जो है वो कोई ना कोई लाइक सीजर वगैरह रह गई थी, कैंची वगैरह रह गई थी। तो वो किसकी मिस्टेक होती है, वो आपकी नर्स की होती है, क्योंकि नर्स ने प्रॉपर काउंटिंग नहीं की होती और ना ही उसने सर्जन को प्रॉपर इन्फॉर्म किया होता है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें होती हैं ये किसका काम होता है, ये सीनियर नर्स का, सिस्टर का काम होता है कि सारे गाज पीस, मोप्स को और नीडल्स और इक्विपमेंट्स को दोबारा से काउंट कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके दौरान जो आपका एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है कि जो आपका एक तरह से एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है, जिसने एनेस्थेसिया देना होता है, वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि इसमें मतलब कि कितना एक्चुअल ब्लड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसलिए आपको बताते हैं कि एक्चुअल ब्लड लॉस, ठीक है, यानी कि आपका ये जो पहले सर्जरी करने से पहले जो सर्जन था वो आपको बताता है कि आपका कितना एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, यानी कि उसने बताया था कि एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस कितना हुआ था। लेकिन अनेस्थेटिस्ट जो होता है वो आपको कंफर्म बताता है कि इसमें इतना जो ब्लड लॉस है वो हुआ था, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि इसमें सारा क्या सीन होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि इनका सारा क्या सीन होता है। और ये होता है आपका एक तरह से सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो आप अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो। और यही जो चीजें होती हैं ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप मतलब कि अच्छे से अच्छे कंट्री में जाओगे, ठीक है, मतलब कि मैं मतलब कि उसकी नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान वगैरह की, ठीक है। तो उसमें जो होते हैं ना पाकिस्तान वगैरह की, तो आप उसको जो है वो मतलब कि जो भी चीजें हैं, ठीक है,
तो इसमें मतलब कि आप प्रॉपर जो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका जो है वो साइन इन फेज जो होता है, ठीक है, जो आपका साइन इन फेज होता है, उस साइन इन फेज में आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, और ये पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, ठीक है। आप पेशेंट को उसकी सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। टाइम आउट फेज में जो होता है, ये आपको जो है वो टाइम आउट फेज में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। साइन आउट, इसमें टाइम इन जो फेज होता है वो नहीं होता, ठीक है, साइन इन फेज नहीं होता, टाइम साइन आउट फेज में आप क्या क्या चीजें चेक करते हो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसमें जो है वो बराबर जो क्या क्या चीजें हो रही होती है वो आपको पता होनी चाहिए, इसकी एग्जैक्ट मतलब कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको गाज पीस और मोप्स का भी दिखा देता हूँ कि आपकी गाज पीस और मोप्स क्या होते हैं। मैंने उसकी पिक्चर वगैरह तो ली थी, ठीक है, ये सारी वो ब्लेड्स वगैरह हैं, मैंने उनकी जो है, अच्छा आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके गाज पीस और मोप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे मोप्स हैं, ठीक है, और मतलब कि वो मैंने आपको बता दी कि गाज पीस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो आपके दूसरे होते हैं जो मोप्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। जो गाज पीस होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो मतलब कि सॉरी, जो गाज पीस होते हैं वो छोटे होते हैं, मोप्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, आपको मैंने बता दिया। अब हम आगे आते हैं और मजीद डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपको पता होनी चाहिए कि जो सेफ्टी चेक लिस्ट होता है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और एज अ अच्छे सर्जन बनने के लिए, अच्छे सर्जन बनने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारा प्रोटोकॉल जो आप पेशेंट को दोगे, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी डिस्टर्बेंस से मतलब कि बच सको, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। फिर आपने क्या करना है, इस दौरान आपने क्या करना है, जैसे ही आपने सर्जरी कर ली, ठीक है, सर्जरी कर ली, तो जो एनेस्थेटिस्ट होता है, ठीक है, उसने बता दिया कि एक्चुअल ब्लड लॉस कितना होता है, तो वो कैसे आपको बताता है कि इसमें जो है वो एग्जैक्ट इतना ब्लड लॉस हुआ है। अब हम देखते हैं तो हाउ टू, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। मतलब कि आप जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपकी जो सर्जरी आप कर रहे हो इसके दौरान आपको कितना ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, इसमें कितना ब्लड लॉस हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके अंदर क्या क्या सीन होता है। देखो, आपने याद रखना है, याद रखना है कि जो आप सर्जरी करते हो, सर्जरी में आप क्या करते हो, आप प्रॉपर मोप्स वगैरह यूज करते हो, जो बड़े बड़े जो होते हैं पट्टियां जो होती हैं, एक छोटी पट्टी को हम गाज पीस कहते हैं, जो बड़ा पट्टी होती है, जो बड़ी पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोप कहते हैं। याद रखने की एक क्या होता है, ए वन सोक्ड, ठीक है, वन सोक, इसमें आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये आपका फार्मूला होता है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, अपने साथ साथ लिखना है। वन सोक्ड मोप, ठीक है, यानी कि सर्जरी के दौरान, ठीक है, सर्जरी के दौरान अगर आपकी एक मोप जो है, जो बड़ी पट्टी है, वो प्रॉपर ब्लड से सोक हो चुकी है, वो प्रॉपर ब्लड से भर चुकी है, तो वो इज इक्वल टू कितनी होती है, 100 सीसी के, ठीक है, कितनी होती है, 100 सीसी ब्लड के, ठीक है। यानी कि आप जो है वो सर्जरी के दौरान एक मोप को लेते हो, ठीक है, एक मोप को लेते हो, जो बड़ी पट्टी होती है उसको लेते हो, और वो क्या होती है, वो प्रॉपर ब्लड से सोक हो चुके थे, प्रॉपर उसके अंदर ब्लड भर चुका होता है, तो वो किसके बराबर होती है, 100 सीसी ब्लड के बराबर होती है, ठीक है। ये आपको पता नहीं, मैं ऊपर आपको बताता हूँ, मैंने ऊपर आपकी जो पिक्चर वगैरह निकाली है। फिर क्या होता है कि आप दूसरा क्या करते हो, ब्लड इन, ठीक है, ब्लड इन सक्शन ट्यूब, ठीक है, ब्लड इन सक्शन ट्यूब, वो कितना होता है, ब्लड इन सक्शन ट्यूब जो होता है वो कितना होता है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या करते हो आप, इसके जो माइनस करते हो किससे, आपका एक तरह से इरिगेशन फ्लूइड से, ठीक है, क्या करते हो, इरिगेशन फ्लूइड से, यानी इससे क्या मुराद है, इरिगेशन फ्लूइड से। देखो, आपका क्या होगा कि आपका जो सक्शन जो होगी, जो सक्शन ट्यूब होगी उसके अंदर कितना ब्लड है, उसको आप माइनस करोगे किससे, आप जो इरिगेशन फ्लूइड से माइनस करोगे। क्या मतलब माइनस करोगे, देखो, ये आपकी क्या होती है, ये जो मैंने आपको बता दिया है ये क्या होती है, ये होती है आपकी मोब्स, ठीक है, ये जो सामने पट्टियां पड़ी हुई हैं ये आपकी बड़ी बड़ी पट्टियां, और ये क्या है, ये आपकी मोब्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी एक तरह से मोब्स हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी एक तरह से मोब्स। इन मोब्स को आप देख सकते हैं, तो ये सारी की सारी जो होती हैं ये आपकी ब्लड से भरी हुई है, ठीक है, आपकी क्या है, ब्लड से भरी हुई है, और इनके अंदर ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक जो पट्टी होगी, एक जो मोप होगा, एक जो मोप होगा वो कितना होगा, एक मोप आपका तकरीबन 100 मतलब जो सीसी होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब आपका जो सर्जरी जब परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, जब सर्जरी परफॉर्म हो रही होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो आपकी कैविटी होती है उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, जो साइट होती है उस साइट के अंदर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है। अब उस ब्लीडिंग को बाहर तो रिमूव करना है, ऐसे ही है ना, ब्लीडिंग को बाहर रिमूव करना है ताकि जो है हम इजिली सर्जरी कर सकें, ब्लड जो है वो हमें डिस्टर्ब ना करे, तो हम जो उस ब्लीडिंग को बाहर रिमूव करते हैं।
और ऐसी कौन सी मशीन होती है, ठीक है, कौन सी ट्यूब होती है जिसके जरिए आप उस ब्लड को जो है वो उस कैविटी से बाहर रिमूव करते हो। वो होती है आपकी सक्शन ट्यूब। कौन सी होती है, ये जो उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये होती है आपकी सक्शन ट्यूब। जो आपकी सक्शन ट्यूब होती है, ये क्या करती है, उस आपकी साइड से जितना भी ब्लड होता है उसको सक कर लेती है अपने अंदर, जो वो जज्ब कर लेती है उस कैविटी से। तो ये सारा का सारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो इस सक्शन ट्यूब के अंदर आ जाता है। लेकिन इस सक्शन ट्यूब के ऊपर जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, या इसने एमएल में लिखा है, ठीक है, आपको पता है कि 1 ml कितने के बराबर होता है, 1000 सीसी के। तो अब मैं उसको आपको सीसी में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपने देख लेना है। तो इसमें जितना भी ब्लड आएगा सक्शन ब्लड में, जितना अब सक्शन ट्यूब में जितना भी ब्लड आएगा, आपने उसको माइनस करना है किससे, इरिगेशन फ्लूइड से। यानी कि जो आपकी कैविटी होती है, ठीक है, जो आप जो जिस साइड का ऑपरेशन करे, जिस जगह का आप ऑपरेशन कर रहे हो, आप उसके में जो एनएस यूज करते हो, आप नॉर्मल सलाइन यूज करते हो, आप फ्लूइड यूज करते हो उसको उसको प्रॉपर वॉश करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको वॉश करने के लिए आप जो है वो बार बार जब फ्लूइड वगैरह भी यूज कर रहे होते हो। अब वो जो फ्लूइड है जिससे आप जो है वो नॉर्मल सलाइन है, यानी कि ये फ्लूइड है जिससे आप कैविटी वगैरह जो है वो साफ कर रहे हो, वो जो फ्लूइड है वो भी इस सक्शन मशीन में आता है, इस सक्शन ट्यूब के अंदर आ जाता है। यानी कि आपका जो रियल ब्लड होता है और जो आपका जो फ्लूइड होता है जिसको आप यूज कर रहे हो कैविटी को वॉश करने के लिए, वो सारे का सारा किसके अंदर आ जाता है, वो इस आपके सक्शन ट्यूब के अंदर आ जाता है। लेकिन हमने जो होता है वो एग्जैक्ट ब्लड को कैलकुलेट करना होता है कि एग्जैक्ट ब्लड जो है वो कितना लॉस हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने जो आपका सक्शन जो ब्लड होता है सक्शन ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो ब्लड होता है सक्शन ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसको माइनस कर देना है जो आपने इरिगेशन फ्लूइड यूज किया। फॉर एग्जांपल आप बाहर से जो है फॉर एग्जांपल 500, ठीक है, 500 सीसी जो है नॉर्मल सलाइन यूज कर रहे हो, ठीक है, बाहर से क्या कर रहे हो, आप 500 नॉर्मल सलाइन यूज कर रहे हो उस कैविटी को वॉश करने के लिए, ठीक है। और आपका ये जो सक्शन ट्यूब है, जो आपकी सक्शन ट्यूब है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 1000 सीसी टोटल जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो चुका है। यानी कि टोटल जो ब्लड है इसके अंदर जो आया है, यानी कि इसके अंदर जो टोटल फ्लूइड आया है वो कितना आ चुका है, वो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1500 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1500 सीसी आ चुका है। लेकिन आपको पता है कि आप, क्योंकि आपने नॉर्मल सलाइन यूज किया है, आपको पता है कि जो आप नॉर्मल सलाइन वगैरह यूज करते हो, जो मतलब कि आप वो बोतल वगैरह यूज करते हो उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग होती है, तो आपको पता होता है कि वो आप कितने सीसी की वो बोतल यूज कर रहे हो, नॉर्मल सलाइन यूज कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल सलाइन की जो एक बोतल है वो यूज कर रहे हो 500 सीसी की, 500 सीसी की यूज कर रहे हो, और आपके सक्शन ब्लड जो आपकी सक्शन ट्यूब है उसके अंदर 1500 सीसी मतलब कि टोटल फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है वो 1000, ठीक है, यानी कि जो टोटल है, ठीक है, आपका टोटल फॉर एग्जाम्पल 1500 है, ठीक है, 1500 फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है, इसका मतलब 500 जो था, 500 हमने नॉर्मल स्लाइन यूज किया, तो इसका मतलब जो 1000 सीसी था, जो 1000 सीसी था, ये क्या था, ये आपकी ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, ये आपकी क्या हुई है, ब्लीडिंग हुई है। तो आपने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है, तो आपने सक्शन जो ब्लड होगा उसके अंदर जो टोटल ब्लड होगा उसको रिमूव करना है, उसको माइनस करना है जो इरिगेशन फ्लूइड, जितना आपने इरिगेशन फ्लूइड यूज किया है, फिर ये आपको जो है वो एक्चुअल ब्लड की अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर जो तीसरे नंबर पे जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद करनी है, वो थे एक 1 फिस्ट फुल, ठीक है, एक मुट्ठी भर, फिस्ट फुल ऑफ क्लो, 1 फिस्ट फुल ऑफ क्लोड्स, ठीक है, यानी कि 1 फिस्ट फुल ऑफ क्लोड्स जो होती है वो कितने, वो 500 सीसी के बराबर होती है, 500 सीसी के बराबर होती है, ठीक है। या देखो, आप जो है वो मतलब कि डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, आप जब डिलीवरी कर रहे हो, सी सेक्शन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाईली कोआगुलेबल स्टेट होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्लोट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता है, उसमें अमनियोटिक फ्लूइड में फैक्टर 3 होता है, वो सारी चीजें एस्ट्रोजन वगैरह होता है। तो आप क्या करते हो, जो उसकी एक तरह से यूट्रस होता है, जो वेजाइना होता है, उसको साफ करने के लिए आप अपना हाथ जो है वो डालते हो, ठीक है, ऐसे ही है ना, आप मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकल होके सोचो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसकी उस वेजाइना वगैरह को, जो यूट्रस होता है उसको प्रॉपर वॉश करते हो, और आप अपना जो हाथ है वो उसके अंदर डालते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस यूट्रस के अंदर जो है आपको एक पूरी मुट्ठी जो होती है आपकी, वो आपके क्लोट से भर जाती है, ठीक है, आपको पूरी जो मुट्ठी होती है वो क्लोट से अगर भर जाती है, तो वो पूरी मुट्ठी, एक जो मुट्ठी जिसके अंदर सारे क्लोट्स होंगे वो 500 सीसी की होगी, वो किसकी बराबर होगी, वो आपके 500 सीसी के बराबर होगी। ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि एक मोप जो होगा वो 100 सीसी के बराबर होगा,
अपने क्या करना है, सक्शन जो ट्यूब होता है उसके अंदर जितना भी ब्लड है उसको अपने माइनस कर लेना है आपकी इरिगेशन फ्लूइड से, यानी कि जो सक्शन ब्लड होगा उसको अपने माइनस कर लेना है इरिगेशन फ्लूइड से, जितना आपने फ्लूइड यूज किया वो कैविटी को वॉश करने के लिए। दूसरा आपने क्या करना है, जितना भी अगर आपको एक तरह से क्लोर्स वगैरह मिले हैं और वो जो क्लोर्स हैं वो पूरी एक फिस्ट फुल है, तो वो 500 सीसी के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको कोई ना कोई सिनेरियो ले लेते हैं और उसके इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो है आपने एक सर्जरी परफॉर्म की, तो उसमें आपने क्या किया, उसमें जनाब आपने जो है वो 5 मोब्स, ठीक है, आपने टोटल जो 5 मोब्स जो है वो यूज की। ठीक है, यानी कि आपने टोटल 5 मोब्स जो है वो यूज की। इसका मतलब आपने 5 मोब्स यूज की, तो पांच, एक मोब 100 के बराबर होती है। तो इसका मतलब अब आपका जो है वो पांच, जितनी भी 5 मोब्स थी, वो सारी की सारी ब्लड से भर चुकी हैं, वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, ब्लड से भर चुकी हैं। तो इसका मतलब अब आपका जो 500 सीसी जो ब्लड होगा वो आपके मोब्स के अंदर आ चुका है। फिर आपने क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, किससे, जो आपकी सक्शन ट्यूब का ब्लड होगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या मुराद है, यानी कि जो आपका क्या होगा कि 1200, फर्स्ट ऑफ ऑल 1200 सीसी ब्लड है किसके अंदर, 1200 सीसी ब्लड है किसके अंदर, सक्शन ट्यूब के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपकी सक्शन ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर टोटल आपको जो है वो 1200 सीसी जो है वो ब्लड मिला है। ठीक है, फिर क्या होता है कि प्लस आपको जो है वो बाहर से आपको पता चलता है कि आपने क्या किया है, आपने जनाब 1 लीटर, ठीक है, क्या किया आपने, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर यानी कि 1 लीटर, यानी कि आपने 1000 सीसी, ठीक है, 1 लीटर 1000 सीसी जो आपने नॉर्मल सलाइन यूज किया है इसके अंदर, इसको कैविटी को वॉश करने के लिए। फिर उसमें क्या होता है कि आप ऐसी सर्जरी करते हो जिसके अंदर आपको कोई भी क्लोट्स नहीं मिलता, यानी कि नो क्लोट्स, यानी कि आपको जब वो कोई ना कोई क्लोट्स नहीं मिला, ठीक है, नो क्लोट्स फाउंड, तो इसमें कोई ना कोई क्लोट्स नहीं मिला आपको, यानी कि आपने 5 मोप्स यूज की, उसके वो जो 5 मोप्स थी वो ब्लड से भर गई, तो टोटल जो 500 सीसी का जो ब्लड है वो तो इधर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि सक्शन ट्यूब के अंदर आपको कितना ब्लड मिला, आपको 1200 सीसी मिला, लेकिन आपने 1 लीटर यानी कि 1000 जो सीसी था, 1000 सीसी आपने नॉर्मल सलाइन यूज किया। इसका मतलब अब आपने 1000 सीसी को इससे क्या कर लेना है, इससे माइनस कर लेना है, +0, क्योंकि कोई भी क्लॉट आपको नहीं मिला। 500, ठीक है, 500 प्लस आपका कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, सक्शन ट्यूब के अंदर 200, मतलब कि सक्शन ट्यूब के अंदर टोटल जो एक्चुअल जो ब्लड था वो कितना था, 200 था। इसका मतलब 700 सीसी। ठीक है, इसका मतलब जो 700 सीसी है, ठीक है, ये ब्लड हुआ है लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, 700 सीसी ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि इतना जो ब्लड होगा वो आपको सर्जरी के दौरान जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है कि जो सर्जरी होगी इसके दौरान आप जो है वो ब्लड वगैरह को कैसे कैलकुलेट करते हो, अब मॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है और सक्शन ट्यूब का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो वो समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब जो होता है ना, आपने जो है वो मतलब कि सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, मतलब कि आप अभी अपने जेहन में ये रखो कि अभी आपका जो पेशेंट है, ठीक है, अभी तक आप जो पेशेंट है उसको बेड, मतलब कि उसको वार्ड के अंदर आपने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, उसको एतमाद में आपने लिया है, उसको जितने भी सेफ्टी मेजर्स थे आपने उसको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो अब क्या करते हो आप, जो उसका प्रॉपर जो सर्जरी बेड होता है, आप उसके ऊपर आप उसको लिटा रहे हो। ठीक है, आप उसके ऊपर उसको लिटा रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ सर्जरी यू आर गोइंग टू परफॉर्म, इस बिना के ऊपर नॉर्मल सलाइन फ्लूइड को पहले ऐड नहीं करना ट्यूब वाली ब्लड में टोटल वॉल्यूम के लिए, नॉर्मल सलाइन फ्लूइड को पहले ऐड नहीं करना ट्यूब वाले ब्लड में तो टोटल वॉल्यूम के लिए। यानी क्या मतलब, नॉर्मल फ्लूइड को पहले ऐड नहीं करना ट्यूब वाले, नहीं नहीं, नॉर्मल जो मतलब कि जो नॉर्मल सलाइन होगा, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन होगा उसको आप बाहर से यूज कर रहे हो। ठीक है, आप बाहर से यूज कर रहे हो, तो आप उसको आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने ml की है। ठीक है, ये जो मतलब कि जो आईवी मतलब जो ट्यूब होती है, ठीक है, जो एक तरह से आपके पास वो फ्लूइड होता है, वो आपके पास पहले जो है वो मेजर्ड होता है। फिर आपको पता है हमने इस दौरान इतना जो है वो फ्लूइड यूज किया है। ठीक है, इतना फ्लूइड यूज किया है, वो सारे का सारा जो फ्लूइड है प्लस जो कैविटी के अंदर जो ब्लड है वो आपकी सक्शन ट्यूब के अंदर चला जाता है। जब वो सक्शन ट्यूब के अंदर चला जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपको रीडिंग आती है, रीडिंग आपको ये आती है कि इसके अंदर जो 1200 सीसी के अंदर, यानी कि 1200 सीसी टोटल आपको फ्लूइड आपको सक्शन ट्यूब के अंदर मिलता है। इसका मतलब ये था कि आपको पहले जो है वो प्री मेयर्ड होता है, पहले से मेयर्ड होता है, पहले से आपको पता
होता है कि आपने 1000 सीसी वो फ्लूइड एनएस ही यूज किया है, आप नॉर्मल मतलब उस कैविटी को वॉश करने के लिए। अब वो 1000 सीसी भी तो आपका जाएगा उसके सक्शन ट्यूब के अंदर, तो ठीक है, तो टोटल आपका 1200 वहां पे मिला है आपको सक्शन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 1000 वहां से आ रहा था और 200 था, जो आपका 200 जो था वो आपका ब्लड था और 1000 आपका नॉर्मल सेलाइन था, ठीक है। तो मतलब कि ये सारी चीज मतलब कि इसका 1000 वहां से था, 200 वहां से था, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारी यही कंडीशन थी ना आप जो पूछ रहे थे। टोटल इसके अंदर 1200, उसके अंदर 1000 मतलब कि वहां से था, और मतलब कि और जो एक तरह से जो दूसरा था आपका नॉर्मल सलाइन वाला, ठीक है, वो वहां से आया। समझ आ गई ना, ठीक हो गया। तो ये था मतलब कि इसके अंदर आपने यहाँ पे 200 जो है वो आपका 200 क्या होता है, आपका प्रॉपर जो फ्लूइड होता है जो आप प्रॉपर यूज करते हो वो होता है, वो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर आपके कितने ब्लड वगैरह आपका हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने लास्ट में मुझसे दोबारा पूछ लेना लाजमी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो आपको मैं बता रहा था कि आपने पेशेंट को जो बेड है उसके अंदर प्रॉपर लिटा लिया, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी कि किस टाइप की आप सर्जरी परफॉर्म करने लगे हो, आप उसी टाइप जो आपका बेड होता है उसको सेट करते हो। तो अब आपने जिसकी हेडिंग देनी है वो होती है आपकी ओटी पोजीशन, ठीक है, जो एक तरह से ओटी पोजीशन, यानी कि वो पोजीशन जो आप जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो बेड की प्रॉपर पोजीशन वगैरह को मेंटेन करोगे। जो पहली पोजीशन आपने लिखनी है वो होती है आपकी एक तरह से सुपाइन पोजीशन। कौन सी होती है, वो होती है आपकी सुपाइन पोजीशन, ठीक है। क्या होती है कि आपकी एक तरह से सुपाइन पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन होती है। अब सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो पेशेंट होता है उसकी जो चेस्ट होती है, ठीक है, जो उसकी एक तरह से जो चेस्ट होती है, बस ये पोजीशन वगैरह एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। जो पेशेंट की जो चेस्ट होती है वो चेस्ट ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और स्पाइन पोजीशन आपको पता है। अब इस स्पाइन पोजीशन हम मेनली कब यूज करते हैं, यानी कि जो स्पाइन पोजीशन होती है ये मतलब कि कौन कौन सी सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं, तो आपने कहना है कि इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्डोमिनल एंड ब्रेस्ट सर्जरी, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोजीशन फॉर एब्डोमिनल, ठीक है। यानी कि अगर जो है वो आप एब्डोमिनल की या फिर आप जो है वो ब्रेस्ट की सर्जरी करने जा रहे हो, तो उस पोजीशन में आपका क्या होगा कि आपकी जो पेशेंट होगा, ठीक है, जो बेड यानी कि जो पोजीशन जो लाइक जो पेशेंट होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है। तो ये आपने कहना है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इन दीज पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन में जो स्पाइन पोजीशन होगा, इन दीज पोजीशन द टेबल, ठीक है, जो आपका बेड होगा या यानी कि आपने लिखना है कि जो सर्जरी बेड होगा, जो बेड होगा विल बी इन न्यूट्रल पोजीशन, विल बी इन न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है, will be in neutral position। अब ये मेनली आपकी जो ब्रेस्ट सर्जरी होती है उसके लिए आपका न्यूट्रल पोजीशन में होता है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा, देखो आपने कहना स्पाइन पोजीशन में क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है ये मतलब कि इसकी जो स्पाइन पोजीशन होती है, जो सुपिनेशन पोजीशन होती है उसके अंदर उसके उस पोजीशन में पड़ा होता है, ठीक है। ये आपकी मेनली जो ब्रेस्ट सर्जरी होती है या कोई ना कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसके लिए पोजीशन यूज होती है। फिर आपने कहना इस दौरान जो बेड होता है, जो सर्जिकल बेड होता है वो आपका क्या होता है, वो जनाब आपका एक न्यूट्रल पोजीशन में होता है। यानी कि क्या मतलब है न्यूट्रल पोजीशन का, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि ये आपका प्रॉपर जो है वो बेड है, ठीक है, ये बेड जो होता है ये आपका इस तरह बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट पड़ा होता है, ठीक है, इस तरह आपका स्ट्रेट होता है, यानी कि ये इसका हेड होता है, यानी कि जो बेड होता है उसका हेड होता है, ये उसकी क्या होती है, ये उसका मतलब कि फुट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह, इसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। इसमें ना तो ये एलिवेटेड होता है ना तो ये नीचे की तरफ होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होता है। तो ये होती है आपकी न्यूट्रल पोजीशन, ये स्पाइन पोजीशन। दूसरी जो पोजीशन आपने इसके अंदर कहनी है वो होती है आपकी ट्रेंडिल एंड बर्गसन। असल जो पोजीशन है ये वाली है आपकी, जो दूसरी पोजीशन है वो कौन सी है, ट्रेंडिलन बर्ग साइन, ठीक है, ट्रेंडिलन बर्ग साइन, ठीक है, या ट्रेंडिलन बर्ग पोजीशन, सॉरी, ट्रेंडिलन बर्ग पोजीशन। देखो जो ट्रेंडिलन बर्ग पोजीशन होती है इसमें भी जो आपका पेशेंट होता है वो होता है तो स्पाइन पोजीशन में होता है, तो वो स्पाइन पोजीशन में है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बेड होता है वो उसका जो हेड होता है, जो बेड का हेड होता है वो नीचे होता है, जो फीट वाला जो लेग वाली साइड है वो ऊपर होती है। लेकिन पहले आप लिख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ट्रेंडिलन बर्ग साइन होती है ये यूज होती है पेल्विक सर्जरी में, यूज्ड इन पेल्विक सर्जरी, ठीक है, यानी कि इट इज यूज्ड इन पेल्विक सर्जरी, ठीक है, यानी कि जो आपकी पेल्विक सर्जरी जो आप करती है उसके लिए यूज होती है। और इसमें जो बेड होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेड है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेड है तो इसमें जो पोजीशन होती है, ठीक है, बेड की वो किस तरह होती है, वो इस तरह होती है, ठीक है, इस तरह, यानी कि इस तरह की पोजीशन होती है बेड की, ठीक है, यानी कि इसका ये होता है
जो एक तरह से लेग होता है या फिट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो हेड होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होती है, उसकी पोजीशन होती है, और इसको हम कहते हैं ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन ऑफ द बेड। इसमें क्योंकि जो आपकी पेल्विक सर्जरी करोगे, जब आप पेल्विक सर्जरी करोगे, ठीक है, पेल्विक सर्जरी में क्या होता है, आप ना कोई मतलब कि उसकी जो है वो लाइक उसकी प्रोस्टेक्टोमी करने लगे हो, या कोई भी ऐसा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करने लगे हो, या कोई भी ऐसी पेल्विक सर्जरी करने लगी हो, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके जीआईटी के ऑर्गन्स होंगे, जीआईटी के ऑर्गन्स जो होंगे ना, वो इस पेल्विक ऑर्गन से वापस इस मतलब कि आपके एकदम चेस्ट की तरफ आ जाएंगे, और आपकी जो पेल्विक कैविटी होगी वो खाली हो जाएगी, तो आपको जो पेल्विक सर्जरी होगी वो परफॉर्म करना आसान होगी, ठीक है। आपने कहना कि ट्रेंडिलन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें जो बेड होता है उसकी जो हेड होता है वो नीचे होता है, लेकिन उसकी जो लेग साइड होती है वो ऊपर की तरफ एलिवेटेड होती है, ठीक है। और ये जितनी भी आपकी पेल्विक सर्जरी होती है, ठीक है, जितनी भी पेल्विक सर्जरी होती है उनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो अपनी इसके अंदर यूज करनी है वो है रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग साइन, ठीक है। कौन सी? रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग साइन, ठीक है, रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन, सॉरी, ये ट्रेंडिलनबर्ग साइन और होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके अंदर शियाटिक नर्व डैमेज होती है, जो आपकी जेनेटोफिब्रोरल नर्व होती है। आपने कहना कि जो रिवर्स ट्रेंडिलन बर्ग साइन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपने याद करना है कि ये आपके ट्रेंडिलन बर्ग जो पोजीशन होती है उसके अपोजिट होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है, जो हेड होता है वो एलिवेटेड होता है, जो हेड होता है वो एलिवेटेड होता है, लेकिन जो लेग होती है वो मतलब कि नीचे की तरफ होती है, ठीक है। यानी कि हेड जो बेड होता है उसका हेड ऊपर की तरफ होता है, जो लेग होती है वो मतलब कि नीचे की तरफ होती है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रेंडिलन बर्ग साइन। और ये हम कौन कौन सी ऐसी लाइक पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो आपने कहना कि कोई भी अगर लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी होगी, ठीक है, यानी कि यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक, ठीक है, लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है, कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है। यानी कि आप क्या करने लगे हो, आप जो गाल ब्लैडर है, ठीक है, आप गाल ब्लैडर की जो है वो उसको रिमूव करने लगे हो, गाल ब्लैडर के अंदर जो आपका पित्ता वगैरह है, ठीक है, आप अगर उसको रिमूव करने लगे हो तो आप क्या करोगे, कोलिसिस्टेक्टोमी। हाँ बिल्कुल, ट्रेंडिलनबर्ग गेट भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बीपी हाई नहीं होगा, इससे बीपी, नहीं नहीं, बीपी हाई नहीं होगा इससे, ठीक है, इससे बीपी हाई नहीं होगा। आपका जो ये साइंस होते हैं, इसका जो आपका इसका उल्टा ये होगा कि आपकी जो ब्रेन होगी, ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होगी वो ज्यादा जाएगी, तो आपका जो पेशेंट होगा उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, तो इसका ये सारी कंडीशन होगी उसके अंदर ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन के अंदर। अच्छा, जो आपकी रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग साइन होगा, या पॉलीसिस्टेक्टमी में आप करोगे, ठीक, गाल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए आप करोगे। दूसरा स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है, अगर आपकी स्प्लीन है उसको आप खत्म करना चाहते हो, आप उसको जब वो रिसेक्ट करना चाहते हो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। या कोई भी ऐसा गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, अगर जो आप जो आपका जो मैदा है, ठीक है, जो आपका स्टोमक है उसको रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए ये जो है ये रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन यूज करोगे। क्यों, मतलब कि आप रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन क्यों यूज करोगे, देखो, इसमें क्या होता है कि जो आपका हेड होता है, जो आपका हेड होता है वो हेड तो आपका एलिवेटेड होता है और लेग नीचे की तरफ होती है, तो जितना भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपकी पेल्विक कैविटी में आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी, जो आपकी पेल्विक कैविटी है उसके अंदर आ जाएंगी। और जो आपका चाहे आप स्प्लीन करने लगे हो तो स्प्लीन जो होगी वो बिल्कुल एक जो स्प्लीन के इर्द गिर्द कोई भी ऑर्गन नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पेल्विक जो कैविटी उसमें आ जाएगी, तो स्प्लीन के इर्द गिर्द जो होगा वो एक तरह स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो आपको स्प्लीन रिमूव करना आसान हो जाएगी। गाल ब्लैडर का यही होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन नीचे आ जाएगी, तो आपको गाल ब्लैडर रिमूव करना आसान होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो अगर आप स्टोमक को रिमूव करना चाहते हो तो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन पेल्विक कैविटी में आ जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो उसको लाइक आपका जो दूसरा स्टोमक वगैरह उसको रिमूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये होता है आपका रिवर्स ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन, ठीक है, तो ये होता है आपकी चौथी पोजीशन। तीसरी, अब आते हैं आपकी चौथी पोजीशन के अंदर, इसके अंदर क्या देखिए, ये होता है आपकी लिथोटमी पोजीशन। कौन सी होती है, लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन। अब लिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या होता है, जो लिथोटमी पोजीशन होती है इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी, सिर्फ आपने लिखना है कि लिथोटमी पोजीशन क्या होती है। आपने कहना है कि ये जो लिथोटमी पोजीशन होती है इट इज यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर, यानी कि जितने भी गायनो गाय जो डिलीवरी के केसेस होते हैं, जो डिलीवरी के केसेस होते हैं, ठीक है, ओब्स गायनी के जितने भी आपके केसेस होते हैं वो लिथोटमी पोजीशन में किए जाते हैं। तो आपने कहना कि ओब्स ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ओब्स और गायनी के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, या कोई ना कोई गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर है, गायनी
गायकोलॉजिकल प्रोसीजर है, ठीक है, उसके लिए आप जो है उसके लिए यूज करते हो, ठीक है, या फिर यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, उसके लिए आप यूज करोगे, ठीक है, यानी कि आपका जो वो बीपीएच उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसके लिए ट्रांस यूरिथ्रल, आपका टी यू आर पी ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट, ठीक है। आप क्या करते हो, इसमें जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर कैंसर वगैरह हुआ है, ठीक है, उसको रिमूव करना चाहते हो, या हेमरोइड्स वगैरह, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो हेमरोइड्स हुए हैं, ठीक है, आपको पाइल्स वगैरह हो रहे हैं, तो उन पाइल्स को रिमूव करने के लिए, हेमरोइड्स को रिमूव करने के लिए आप लिथोटमी पोजीशन जो है वो यूज करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, जो लिथोटमी पोजीशन है इसको आप मेनली यूज करते हो। आपने कहना जो लिथोटमी पोजीशन होती है ये ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, इसमें इसको हम जो है वो मेनली ओब्स और गायनी के जितने भी प्रोसीजर होते हैं, डिलीवरी के जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसमें आप यूज करते हैं। ये आपकी हेमरोइड्स वगैरह होते हैं, जो फिशर्स वगैरह होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर कहते हैं, इसकी जो पिक्चर होती है वो मैं अभी आपको लास्ट पे बताऊंगा। पांचवी जो पोजीशन आती है, ठीक है, जो आपने इसका याद करनी है, वो होती है आपकी एक तरह से प्रोन पोजीशन, ठीक है। कौन सी होती है, वो होती है आपकी एक तरह से प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका पेशेंट होता है वो आपका प्रोन पोजीशन में पड़ा होता है, जो मतलब कि उसकी जो एक तरह से चेस्ट होगी वो मतलब कि नीचे होगी, और उसका जो मतलब कि जो उसकी कमर होगी, जो उसकी बैक साइड होगी, वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोन पोजीशन। तो आपने कहना ये जो प्रोन पोजीशन होती है, इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, किसके लिए यूज होती है, फॉर स्पाइनल इंजरी, ठीक है, यानी कि स्पाइनल सर्जरी, जो भी आपकी स्पाइनल सर्जरी होती है, ठीक है, स्पाइनल सर्जरी के लिए आप यूज करते हो। या फिर आपका क्या यूज करते हो, पाइलो नीडल साइनस, ठीक है, आप किसके लिए यूज करते हो, पाइलो नीडल, ठीक है, पाइलो नीडल साइनस सर्जरी, पाइलो नीडल साइनस सर्जरी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जब भी आपने स्पाइनल कॉर्ड की कोई ना कोई सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की अगर कोई ना कोई सर्जरी आपने परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, उसके लिए आप कौन सी प्रोन पोजिशन यूज करोगे, या पाइलो नीडल, ठीक है, पाइलो नीडल जो साइनस प्रोसीजर होता है उसके लिए। देखो पाइलो नीडल साइनस सर्जरी क्या होती है, देखो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एक जगह के ऊपर मुसलसल बैठे रहते हो, ठीक है, बैठे रहते हो, तो आपका जो हिप जो आपकी हिप पोजीशन होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका हिप की जो साइट होती है, प्लेस होती है, वहां पे आपको जख्म वगैरह बन जाते हैं, वहां पे आपको अक्सर सुराख वगैरह के जो है वो भी बन जाते हैं। तो होता है पाइलो नीडल साइनस, ठीक है, जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, ठीक है, जब वो एक ही जगह के ऊपर बैठे रहते हैं, तो एक ही जगह के ऊपर जब वो बैठे रहते हैं, तो उनको अक्सर जो हिप जो होती है, ठीक है, वहां पे जो है वो जख्म वगैरह हो जाते हैं, तो वो होता है आपको पाइलो नीडल साइनस होता है। फिर उनकी प्रॉपर जो है वो मतलब वहां पे सुराख वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी उसकी सर्जरी करने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है वो पोजीशन जो है वो यूज, ठीक है, इसके अंदर। फिर आपकी आती है जो छठे नंबर पे आपकी रखनी है, वो होती है आपकी रोज पोजीशन, ठीक है, क्या होती है कि आपकी एक से रोज पोजीशन होती है, ठीक है, रोज पोजीशन। देखो जो रोज पोजीशन होती है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट हो, इसमें पेशेंट क्या होता है कि इसको मेनली हम यूज करते हैं थायराइड सर्जरी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड फॉर थायराइड सर्जरी, ठीक है, यानी कि जो थायराइड सर्जरी होती है उस थायराइड सर्जरी के लिए आप कौन सी पोजीशन यूज करते हो, वो होती है आपकी थायराइड सर्जरी, उसकी रोज पोजीशन। इस रोज पोजीशन में क्या कि इसमें जो होता है आपका जो होता है ना, मतलब कि ये टॉवल रोल्स, ठीक है, आपने कहना है कि इसका क्या होता है कि ये टॉवल रोल्स, ठीक है, आप क्या करते हो, टॉवल जो होते हैं वो आप टॉवल रोल्स बिलो द शोल्डर ब्लेड, बिलो द शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या करते हो, जो शोल्डर ब्लेड्स किसको कहते हैं, जो आपका स्कैपुला होता है, ठीक है, जो आपके स्कैपुला होते हैं उनके नीचे आप टॉवल्स रख देते हो, क्या करते हो, आप टॉवल्स रख देते हो, और फिर आप करते हो ये आपके हेड के नीचे, ठीक है, जब आप टॉवल रोल्स को अपने हेड के नीचे रखते हो, और आपके जो है वो जो मतलब कि जो उसकी नेक होती है, वो जो नेक होती है वो काफी एलिवेटेड हो जाती है, ठीक है, यानी जो नेक होती है वो एलिवेट हो जाती है, फिर आपको जो थायराइड की सर्जरी करना जो होती है वो बहुत आसान हो जाती है। इसकी मैं अभी आपको पोजीशन दिखाता हूँ, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा। आपने कहना रोज पोजीशन जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसके जितने भी दोनों हैं, लाइक उसके जो स्कैपुला है उनके नीचे जो होता है ना, वो हम क्या रख देते हैं, टॉवल वगैरह रख देते हैं। दूसरा हम उसका जो हेड होता है उसके नीचे भी टॉवल रख देते हैं, और उसका जो हेड होता है वो 30 डिग्री ऊपर एलिवेट कर देते हैं। जब हम ये करेंगे उसकी जो नेक होगी, ठीक है, जो उसका नेक रीजन होगा वो काफी एक्सपोज हो जाएगा, तो हमें थायराइड की जो सर्जरी करना जो है वो एक तरह से आसान होगी, ठीक है। तो ये होता है आपकी रोज पोजिशन के अंदर। अब हम एक जो है वो मजीद पोजिशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो आपका ये है दूसरा अनसीनेस के लिहाज से जो आपकी पोजीशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर जो है आपकी मतलब कि खत्म हो जाएगी ये वाली। इसमें क्या होती है आपकी सीटिंग पोजीशन, कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं आपकी सीटिंग पोजीशन, ठीक है, क्या होती है आपकी तरह से सीटिंग पोजीशन, सीटिंग पोजीशन कहते हैं।
देखो जो सीटिंग पोजीशन होती है, इसका दूसरा नाम फ्लावर पोजीशन भी कहते हैं। सीटिंग पोजीशन जो आपका एक तरह से फ्लावर पोजीशन होती है, ठीक है। तो जो सीटिंग पोजीशन या फ्लावर पोजीशन होती है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट होता है, ठीक है, ये बिल्कुल जो बेड होता है उसके ऊपर बैठा रहता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर जो इस तरह मतलब कि प्रॉपर उसको बिठा दिया जाता है। और जो बेड होता है उसकी जो हेड होती है, फॉर एग्जाम्पल ये बेड है ना, ठीक है, ये बेड है, तो उसका जो एक तरह से लेग होंगे, जो लेग होंगे बेड के, वो तो सीधे होंगे, स्ट्रेट होंगे। जो उसका हेड होगा वो इस तरह एलिवेट कर दिया जाएगा। और जो पेशेंट होगा वो इस तरह ऊपर बैठा होगा। अब जो उसका हेड होगा, वो हेड जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो वहां से आपकी एक तरह से जो एक तरह सर्जरी वगैरह करनी होगी, वो हम इजिली उसको सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप मतलब कि कौन सी आपकी सीटिंग पोजीशन, जो आपकी फ्लावर पोजीशन होती है, इसके दौरान आप जो है वो सीएनएस की जितनी भी सर्जरी होती है, स्पेशली हेड की सर्जरी, वो आप इस पोजीशन में करती हो, ठीक है। जो भी आपने हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो है ओपन क्रेनियोटोमी, ये सारी चीजें आपने ना कि इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो क्या होता है कि आपको एयर एम्बोलिज्म बनते हैं। क्या बनते हैं? आपको एयर एम्बोलिज्म बनते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले जिशान पूछ रहा था, इसमें जो वो हाइपोटेंशन नहीं होगी, ये अपने इसमें अंदर लाजमी समझना है। देखो जो सीटिंग पोजीशन होती है, इसमें आपको एयर एम्बोलिज्म बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? अब जो पेशेंट होता है वो आपकी सीटिंग पोजीशन में होता है। जब वो सीटिंग पोजीशन में होता है तो उसमें क्या होता है कि जितना भी ब्लड होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि उसका जो ब्लड होता है वो उसके ब्रेन से निकल कर वो आपके नीचे आ जाता है। यानी कि उसकी जो भी आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं, उनके अंदर कोई भी ब्लड नहीं रह जाता, ठीक है, कोई भी ब्लड नहीं रहता। जब उनके अंदर कोई भी ब्लड नहीं रहता, तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये आपकी एक तरह से वेन है, ठीक है, ये आपने समझा, उसके अंदर ब्रेन के अंदर वेन है। अब क्या हो गया कि ये सारी जो वेन है ये एम्प्टी हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी ब्लड नहीं है, ठीक है, कोई भी ब्लड नहीं है। अब क्या करते हो, जब ये ब्लड नहीं है तो आप इस वेन को क्या करते हो, रिसेक्ट करते हो, ठीक है। यानी कि इस वेन को काटते हो सर्जरी के दौरान। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने दरमियान से इस वेन को क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे ही आपने इस वेन को दरमियान से कट कर दिया, यानी कि यहाँ से कट कर दिया, एक इसका हाफ इधर रह गया, एक हाफ इधर रह गया। फिर क्या होगा कि बाहर से जो एयर होगी ये इस वेन के अंदर एंटर हो जाएगी, इस वेन के अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। जब इस वेन के अंदर एंटर हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं एयर एम्बोलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एयर एम्बोलिज्म कहेंगे। दोबारा समझ लें कि क्या होता है कि जब वेन एम्प्टी हो जाती है, जब वेन एम्प्टी हो जाती है, क्योंकि उसका जो ब्लड होता है सिटिंग पोजीशन में सारे के सारा नीचे आ जाता है। तो उसकी जब आप उसको जो है वो क्या करते हो, जब वेन एम्प्टी होती है तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो ये जो एयर होती है, एयर को अपनी तरफ सक करता है। तो आप क्या करते हो, इसी दौरान आप क्या कर देते हो, आप जो वेन होती है उस वेन को कट कर देते हो। जब वेन को कट करते हो तो बाहर से क्या होता है कि आपके सारे जो एयर होती है उस वेन के अंदर आ जाती है। जब आपकी एयर वेन के अंदर आ जाती है तो इसको हम कहते हैं एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। अब इससे एयर एम्बोलिज्म के आप कैसे बच सकते हो? जैसे ही आप आपने क्या करना है, आपकी जो वेन होती है इसको कट करने से पहले आप इसको लाइगेट करते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से वेन को कट करना है तो इसने पहले अपने वेन को यहाँ से जो है वो किसी चीज से जो प्रॉपर टाई कर देना है, बांध देना है। और दूसरी साइड को भी प्रॉपर वो टाई कर दे, इसको लिगेचर आपने लाइगेट करनी है, ठीक है। वेन्स को पहले प्रॉपर लाइगेट करना है, फिर उसको दरमियान से कट लगाना है, ताकि आपकी जो ब्लड जो आपकी एयर वगैरह होती है वो यहाँ से आपकी जो है वो वेसल के अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये आपकी इसके अंदर हाइपोटेंशन होता है और इसके वजह आपको एयर एम्बोलिज्म होते हैं। और एयर एम्बोलिज्म से आप कैसे बच सकते हो? आपकी जो वेन होती है, वेन को आप पहले लाइगेट करोगे, दोनों साइडों से लाइगेट करोगे, फिर दरमियान से आप उसको कट करोगे, ताकि आपकी जो बाहर से हवा वगैरह है, एयर है, वो इसके अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये इससे आप जो है वो बच सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन आपने याद करनी है सीटिंग पोजीशन में, जो फ्लावर पोजीशन में, वो आपकी एयर एम्बोलिज्म होती है। कौन सी होती है? आपकी एयर एम्बोलिज्म होती है, ठीक है। और दूसरी एक होती है आपकी, जो दूसरी पोजीशन लास्ट पोजीशन वो होती है किडनी या लेटरल पोजीशन, किडनी या लेटरल पोजीशन। किडनी या लेटरल पोजीशन में आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जब वो नेफ्रेक्टोमी करती हो, ठीक है, नेफ्रेक्टोमी करती हो, आप किडनी को रिमूव करते हो, तो उसके लिए आपकी किडनी वगैरह की लेटरल पोजीशन है ये आप यूज करती हो। इसकी प्रॉपर जो डायग्राम है मैं ये आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। तो अपने यहाँ से इसको देखना है कि इसकी जो प्रॉपर मतलब कि कौन कौन सी पोजीशन है। ये जो पहली है ये कौन सी है? ये आपकी लिथोटमी पोजीशन है, ठीक है। पहली जो पोजीशन होती है ये आपकी क्या होती है, आपकी कौन सी होती है? लिथोटमी पोजीशन होती है, ठीक है। अब दूसरी जो आपकी पिक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हो जो patient बैठा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सिटिंग, जो आपकी एक तरह से फ्लावर पोजीशन, ठीक है जी। आप इस ब्रेन की सर्जरी के लिए करते हो, इसके आपको पता होना चाहिए एयर एम्बोलिज्म बन जाती है। ये भी आपका जो है वो कौन सी है? सिटिंग पोजीशन है। ये आपकी जो किडनी पोजीशन है, ठीक है, लेटरल पोजीशन या किडनी पोजीशन, ये आपकी होती है। और दूसरी पोजीशन ये
कौन सी होती है, आप जो है वो थायराइड की सर्जरी करते हो। इसने आप देखा होगा, आपने जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं और आपकी नेक के नीचे क्या रखा हुआ है, तकिया वगैरह रखे हो, ताकि उसकी जो नेक है वो प्रॉपर से क्या हो जाए, वहां से एक तरह से प्रॉपर एलिवेट हो जाए। और ये मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उसकी क्या है, थायरोइडेक्टोमी के लिए उसको रोज पोजीशन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी। और एयर एम्बोलिज्म किस में होती है, ये आपको प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए कि एयर एम्बोलिज्म हम किसके अंदर देखते हैं। तो एयर एम्बोलिज्म जो होता है वो आप उसके अंदर देखते हो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। अब मुझे जल्दी से बता दें, आपको समझ आई है या नहीं आई।